ओम शांति। आप लोगों को 3 दिन से सुनाया जा रहा है, प्रैक्टिकल कराया जा रहा है कि योग करिए, मेडिटेशन करिए। सुबह 4 बजे भी बुला देते हैं, रात को 10 बजे भी योग करा देते हैं लाल लाइट जला करके। ये क्या है योग? योग मेडिटेशन ये साइंटिफिक है। कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे इस मेडिटेशन से लाल लाइट में बैठते हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा के संतान हैं, शिव बाबा परम धाम में है, ज्ञान यही दिया गया है ना शॉर्ट में। लेकिन इस चिंतन से, इस मेडिटेशन से क्या फायदा है? हम कुछ पेशेंट को आपके सामने लाए हैं जिनकी आर्टरी, 3 आर्टरी 4 आर्टरी ब्लॉक, एंजियोग्राफी कराने के बाद डॉक्टर बोलता है कि भाई टेबल से नहीं उठो, आपकी 4 आर्टरी 100% ब्लॉक है, 99% ब्लॉक है। ऐसे पेशेंट को हम आपके सामने लाए हैं जो मेडिटेशन करके और उनकी आर्टरी क्लीन हो गई है। उसी तरह हमारा श्रीमंत साहू ने डायबिटीज के ऊपर बताया कि 500 शुगर लेकर के लोग आए और उनको 7 दिन यहाँ रख करके मेडिटेशन, डाइट, एक्सरसाइज कराया और 7वें दिन 100 शुगर लेकर के गए। तो ये मेडिटेशन की चमत्कार क्या है, मेडिटेशन से फायदे क्या हैं? आप सब डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियन हैं, तो ये आप लोगों को रुचि से करेंगे, जानकारी लेंगे तो समाज को आप फायदा दे सकते हैं, अपने आप के हेल्थ को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम न लेकर के हम शुरू करेंगे। हमारे प्रदीप भाई, कहाँ से प्रदीप भाई? बॉम्बे से प्रदीप भाई हैं, बैंक मैनेजर हैं। ये अपना अनुभव सुनाएंगे लेकिन शॉर्ट में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। I am a soul and my name is Pradeep Shetty. I have been a banker all my life. On my 50th year, I had a heart attack. And I was operated upon at one of the 5-star hospitals in Mumbai. And I was told that I will not be able to run, not lift weights, and climb stairs because my ejection fraction was just 30%. And on the 50th year birthday, I had my heart attack. So I was resigned to the fate, saying that I'll have to live my life the same way because I was told I have to live with this heart. There's nothing much to be corrected. तो मैं 50वें साल में ब्रह्म कुमारी के साथ आया जब मुझे पता चला इनका कोई प्रोग्राम चलता है, और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ तो मुझे यकीन नहीं आया है कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर भी सोचा हम इतनी सारी बातें करते तो चलो चल के देखते हैं। इनका प्रोग्राम अटेंड किया और उसमें मेडिटेशन कैसे किया जाता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन एंड मेडिटेशन, ये 5 प्रॉन्ग्ड अटैक करके उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी लाइफस्टाइल है। तो ये प्रोग्राम मैंने फॉलो किया और आपको जान के ये बहुत ही सरप्राइज लगेगा। जैसे साइंस कहती है कि इजेक्शन फ्रैक्शन कभी नहीं बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई दवाई लेके 5% 10% बढ़ता है। मेरा सिर्फ 45 दिन में 30 इजेक्शन फ्रैक्शन से 60 हो गया। और मैं 1 साल का था तभी से मुझे हेरिडिटरी अस्थमा था, जस्ट 1 ईयर ओल्ड। अब जब ये रेगुलरली मेडिटेशन करने लगा, नॉन स्टॉप करने लगा, तो 2 महीने में 2 महीने वो हेरिडिटरी अस्थमा कहाँ चले गया। आज 11 साल हो गया। आई एम ऑफ मेडिकेशन। मैं स्टेरॉइड लेता था, दवाइयाँ मेरी स्टेरॉइड से 35 साल मैंने लिया है अस्थमा के लिए। वो अस्थमा कहाँ चले गए, किसी को आज तक कभी सुना है आप लोगों ने कि हेरिडिटरी अस्थमा कभी ठीक होता है? आज मैं आपके सामने बाल्टी भर के आइस क्यूब्स खा सकता हूँ, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया है। और फिर इसी दौरान में 2014 में मेरे प्रोस्टेट में ट्यूमर डिटेक्ट हो गया।
मैंने डॉक्टर गुप्ता से पूछा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने कहा आपका अस्थमा ठीक किया, हार्ट ठीक किया, योग से ये भी ठीक करो। और इसी में लगा, और करते करते 3 महीने में वो ट्यूमर कहाँ गया वो आज तक किसी को पता नहीं। आज 4 साल से गुजरात के एक हॉस्पिटल में मेरे ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि इनका ट्यूमर कहाँ चले गया। एवरी 6 मंथ मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है गुजरात में, और उन्होंने आज तक कुछ नहीं। देखिए 65 इयर्स का आज हूँ मैं, सर से लेके पैर के नाखून तक ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोई तकलीफ है, दर्द है, दुख है, क्योंकि 11 साल से मेडिटेशन करता हूँ, अमृत वेला करता हूँ, मुरली सुनता हूँ, शाम को निमा शाम का योग करता हूँ, रात को गॉड को लेटर लिख के अपने माइंड को वेंटिलेट करता हूँ। और मुझे हार्ट अटैक क्यों आया ये मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि मैं चाय तक नहीं पीता हूँ, कॉफ़ी तक नहीं, मुखवास तक नहीं खाता हूँ। तो ऐसे आदमी को हार्ट अटैक क्यों आना चाहिए? तो जब यहाँ आके उन्होंने बताया कि आपने आपकी हेल्थ को परफेक्टली मैनेज किया है, लेकिन आपके माइंड को मैं एक बिग जीरो देता हूँ। आप टिपिकल टाइप ए नेचर वाले हों, और टाइप ए नेचर वाले को आज कल ना परसों नरसों हार्ट अटैक आना ही आना है। तो जब अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया और सब किया, उसके बाद आज इतना हेल्दी हूँ, 65 इयर्स का हूँ आज मैं, यहाँ से आबू रोड स्टेशन तक भाग के जा सकता हूँ। तो मेडिटेशन का ये कमाल है। डाइट एक्सरसाइज तो सारी दुनिया करती है, लेकिन मेडिटेशन से ये फ़ायदा है, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हो कितना हेल एंड हार्टी और हेल्दी हूँ मैं। बस यही बोल के मैं आपको ओम शांति और बाय बाय करता हूँ। मिस्टर जगदीश भाई, जगदीश पटेल सामने आ जाइए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ऊंझा में, है ना, इनकी बड़ी फैक्ट्री है, और ये मशीन बनाते 10 लाख वाली, मिनिमम उनका कॉस्ट 10 लाख होता है। आप बताएं। मैं एक आत्मा हूँ, मेरा शरीर का नाम जगदीश भाई पटेल, मैं ऊंझा गुजरात से आता हूँ। आज से 7 साल पहले मेरे को हार्ट अटैक आया था, तो स्टर्लिंग हॉस्पिटल में मैंने एंजियोग्राफी कराया, तो उसमें 5 ब्लॉकेज निकले, एक 100%, एक 95% और 3 70%। साथ में EF मेरा 25% था। 25%? मैसिव हार्ट अटैक हुआ, उसका EF नॉर्मली 60% होता है, इनका 25% रह गया था। और डायबिटीज़ 26 साल से 400 रहता था, और पेंक्रियास में स्टेंट डला हुआ था। तो मैंने गुप्ता सर का जो अभी शिविर चलता है, ऐसा शिविर अटेंड किया, और शिविर अटेंड करने के बाद पहले तो मैं 100 कदम भी नहीं चल सकता था, और शिविर अटेंड करने के बाद 1 महीने में जो मेरा ब्लॉकेज था वो 50% खुल गया, मेरा जो EF था वो 55% हो गया, और डायबिटीज़ जो मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था अब 150 है, और नॉर्मल में गोली लेता हूँ। मेरी 5 नलियों जो थी वो एंजियोग्राफी कराई, वो सब ब्लॉकेज मेरे खुल गए, मेरा EF 55% हो गया। गुप्ता सर ने जो बताया था, और डाइट है, वॉकिंग है, जो मूली है, अमृत वेला है, सब हमने किया। हमारे जैसे जो भी पेशेंट आते हैं, जो गुप्ता सर बताते हैं, जो फॉलो करते हैं, सबके ब्लॉकेज निकल जाते हैं। ओम शांति। अच्छा, आपका हाँ, पहले क्या होता था? इनकी EF 25% थी ना, कितनी बार दाखिल होते, एक साल में कितनी बार दाखिल होते थे आप? अच्छा, जब मैंने केयर प्रोग्राम अटेंड किया उसके पहले हर साल 3 महीना 4 महीना हॉस्पिटल में ही मैं रहता था। तो मेरे फैमिली हर साल में 3-4 महीने हॉस्पिटल में दाखिल रहना पड़ता, बिकॉज इंजेक्शन फ्रैक्शन कम थी ना, तो बार बार हार्ट फेल हो जाता था, लंग्स में पानी भर जाता था, है ना। इनके पेनक्रियाज में भी पेनक्रियाटाइटिस हुआ, उसमें स्टेंट डालना पड़ा था, है ना। तो बार बार बीमार होते थे हर साल। तो केयर प्रोग्राम अटेंड किया, तो उसके बाद एक बार भी मैं हॉस्पिटल नहीं गया। पहले 7 साल से एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गया। पहले मेरा वेट 105 kg था। इनका वेट पहले 105 किलो था। 105 kg था, अभी 53 kg है। अपना फोटो दिखाओ इनका पहले वाला। और इनका पहले वाला फोटो देखो आप, है ना। अब मैं 20 किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर चलना है तो चल सकता हूँ। हमें गुजरात में क्या है कि सब पैदल चलने की आदत होती है, तो मैं अंबाजी 100 किलोमीटर 2 दिन में चल के गया था। और ऊपर क्या था वो? ऊपर कितनी? ऊपर जो गब्बर है ना, गब्बर के आजू बाजू जो 1970 स्टेप है, वो 1.25 घंटे में 1970 स्टेप्स है ना।
और वो स्टेप 1.25 घंटे में मैंने पूरा किया था, 1970 स्टेप। ओम शांति सर। तो इनकी 50 यूनिट इंसुलिन खत्म हो गई, डायबिटीज अंडर कंट्रोल, ब्लॉक्स निकल गए, ईएफ ठीक हो गया, और बीपी। सेवा क्या करते हो? मैं भंडारे में जो हमारे जो दिल वाले भाई लोग हैं, और 200-250 उसका खाना पकाता हूँ और ब्रह्मा भोजन बनाता हूँ, खिलाता हूँ उनको। ये इंडस्ट्रियलिस्ट है वैसे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पर मैंने इनको पता नहीं, मुझे अंदर से टचिंग आई कि इनको मैं कहूँ कि आप ये हमारा खाने का डिपार्टमेंट संभालो, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट है, और 3 महीने के बाद ही मेरे को लगा कि इसको मैं कह दूँ, मुझे अंदर से टचिंग हुई और मैंने इनको कहा ना। हम सेवा इसलिए करने के लिए आते हैं कि सब बाहर जाते हैं तो अपन को एक के ऊपर एक फ्री मिलता है, मेरे को एक पर 5 फ्री मिला है। और इनको अभी तक कितने प्रोग्राम हुए? 60 से ऊपर प्रोग्राम हुए 2011-10 से, है ना। कंटिन्यू तब से हर प्रोग्राम में आते हैं, खाना यही बनाते हैं सारे दिल वालों के लिए। इनकी टीम होती है, वो टीम लेकर के आते हैं, वो खाना खुद ही बनाते हैं, खिलाते भी खुद ही है। 100-150 का ग्रुप होता है, उनको यही करते हैं। और विदाउट ब्रेक एक भी प्रोग्राम इनका मिस नहीं, हर महीने प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम में मिस नहीं किया इन्होंने। और 105 किलो से कितना वजन हो गया? 53, है ना। इनकी फोटो आप देखना, इनकी जिम में इनकी फोटो है ना, पहले वाली फोटो और अब वाली फोटो, है ना। अब वाला तो सामने ही है ना। ठीक है, ओके जी, ओके। सरिता ओम शांति। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर कोलीग्स। हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है? ओके। तो आज का टॉपिक है हीलिंग द हार्ट। सभी के पास हार्ट है? ये जो टॉक है अगले 45 मिनट लगभग, ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास हार्ट है, बिना हार्ट वालों के नहीं। जिनके पास हार्ट है वो ध्यान से सुने, है ना। इस प्रोग्राम को हम कहते हैं 3D हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। एक्चुअली दिस इज नॉट ए प्रोग्राम ओनली फॉर हार्ट डिजीज बट ऑल्सो फॉर हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। ये हमारा माउंट आबू का हॉस्पिटल है, जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल, इसको मैंने अप्रैल 95 में ज्वाइन किया, दिल्ली से छोड़ के। दिल्ली में बिफोर दिस आई वाज एट स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट। ये हमारा नीचे ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर है, जहाँ पर मैं अभी सेवाएं दे रहा हूँ। अब वाई वी नीड दिस 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर? वाई हैव दिस मॉडल ऑफ हेल्थ, ए न्यू मॉडल ऑफ हेल्थ? क्योंकि मॉडर्न हेल्थ केयर इज ओनली 1 डायमेंशनल, इट एड्रेसेस ओनली द बॉडी। ये सिर्फ बॉडी का इलाज करती है, चाहे हम किसी भी पैथी में चले जाएं, स्पेशली मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी, होम्योपैथी, वॉटेवर। बेसिक हमारा फोकस बॉडी के ऊपर है। जितने भी मेडिकल स्कूल्स हैं भारत में या विश्व में, वो सब बॉडी के बारे पढ़ाते हैं। माइंड के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती ना। और आप पिछले 2 दिन में समझे होंगे कि हम कौन हैं। ये जो WHO की डेफिनेशन आप सबने सुनी है, हेल्थ फॉर ऑल, WHO की डेफिनेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसी WHO ने एक 1977 में अल्मा-अटा में मीटिंग किया था, वहाँ 200 देशों के हेल्थ प्लानर आए थे, एंड दे प्लान्ड ए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। 2000 तक सबको हेल्दी बनाएंगे, एटलीस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हेल्थ देंगे। क्या हुआ? सब हेल्दी बने क्या? देखिए, अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, आज फिजिकल हेल्थ का क्या स्टेटस है सारे विश्व में? ये इंडिया का सर्वे है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, 4 मेजर कॉस्मोपॉलिटन सिटी। एडल्ट्स में क्या स्टेटस है? एक क्वेश्चनर बनाया गया, उनका देखा गया कितने लोगों को कितनी बीमारियां हैं, चेकअप भी किया गया थोड़ा, तो पाया गया 30% लोगों को, हर तीसरे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है, 14% लोगों को हार्ट डिजीज़ है, 10% लोगों को डायबिटीज़ है, 40% लोग ओबीज हैं या मोटे हैं, 10% लोगों को रेस्पिरेटरी सांस की तकलीफ़ें हैं, 35% लोगों को GERD है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ है, 20% लोगों की हड्डियों की तकलीफ़ें हैं, 10% को स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, INENT प्रॉब्लम 10% लोगों को है, कैंसर 5% लोगों को है।
हेडेक 10%, कोई माइग्रेनस हेडेक और टेंशन हेडेक और कई तरह के और हेडेक्स होते हैं, क्लस्टर हेडेक। इन्फेक्शन 10% को है, और हार्मोनल प्रॉब्लम्स, हाइपोथायराइडिज्म और कुछ बीमारियां वो 5% लोगों को है। तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। और अगर आप भी अपने अंदर देखेंगे, हालांकि आप डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको भी 2-2 तो अपने अंदर मिल जाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएंगे। हैं सभी के पास, कोई ऐसा तो नहीं सोच नहीं हो, सबके पास। कभी कई लोग 5-5, 6-6 भी हैं, कई लोग बहुत लकी हैं तो उनको 7-8 भी हैं, है ना। सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। मन की हालत क्या है? आज लगभग 80% लोग टाइप ए हैं। टाइप ए मीन्स ऑलवेज अंडर प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, परफेक्शनिस्ट, प्रेशर ऑफ हैबिट्स, हर चीज में एक्यूरेसी, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर के कारण पंक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, कंपटीशन, ऐसा है कि नहीं, कंपैरिजन, ऐसे लोग टाइप ए होते हैं। पॉलीफेजिक, एक समय बहुत सारे काम करते हैं, ऐसे लोगों को 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। और उसके ऊपर सिनिसिज्म, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दूसरे में दोष देखना, अवगुण देखना, हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर, ऐसे लोगों को बहुत लंबे लंबे ब्लॉक्स होते हैं, है ना। लेजीनेस, फियर, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, लस्ट, एंजाइटी, एंगर। गुस्सा करना कोई नहीं चाहता है, पर करते सब हैं। सब करते हैं कि नहीं करते? जो गुस्सा नहीं करते कभी वो हाथ उठाओ, जो कभी गुस्सा नहीं करते। कोई नहीं उठा रहा है ना, आपने उठाया, आपकी वाइफ से कंफर्म करना पड़ेगा ना, है ना। अच्छी, यहीं पे बहुत अच्छा है। क्योंकि कई बार मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, जो हार्ट के पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, साथ में वाइफ आती है, या वाइफ या हस्बैंड वाइफ बीमार है तो हस्बैंड साथ में होता है, हस्बैंड बीमार है तो वाइफ साथ में होती है। मेरे पास आने के लिए दोनों का आना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो सब जो पेशेंट्स हैं उनके साथ उनके वाइफ या हस्बैंड आए हुए हैं। अभी भी हमारा मनमोहिनी वन में एक हार्ट का प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि मैं जब कहता हूँ अच्छा आपकी आर्टरीज में इतने 8 ब्लॉक कैसे आ गए, कहते डॉक्टर साहब पता नहीं कैसे आ गए। मैं कभी गुस्सा करते हैं क्या? कहते डॉक्टर साहब मैं तो कभी गुस्सा नहीं करता। तुरंत वाइफ बोलती है डॉक्टर साहब इनकी नाक पे गुस्सा रहता है हमेशा, है ना। मतलब गुस्सा करने वाले को पता नहीं लगता मैं गुस्सा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। वो नेचुरल हैबिट समझता है ना अपनी, इसलिए पता नहीं लगता है। डिप्रेशन, आज भारत में 20% लोगों को डिप्रेशन है, 10% लोग मेडिकेशन पे हैं। जितनी एफ्लुएंट कंट्रीज हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया और देश, वहाँ तो 25-30% लोगों को डिप्रेशन है। आपको शायद हाई लग रहा होगा, किंतु रियली में ऐसा है। और इंसोम्निया, 10% लोगों को नींद नहीं आती, दवाई खा के सोते हैं। और ये हमारे सोशल हेल्थ है, हेट्रेड, जेलसी, कंपटीशन, डेकॉइटीज, रेप्स एंड मर्डर्स, आज का न्यूज़पेपर है ना। और ये स्पिरिचुअल हेल्थ है। आइडेंटिटी क्राइसिस, फैमिली के लेवल पे हम आपस में लड़ रहे हैं, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, हमेशा, है ना। और समाज के लेवल पे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ग्लोबल टेररिज्म हो रहा है। इसका कारण क्या है? लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसका तरीका क्या है ठीक करने का? स्पिरिचुअल एजुकेशन सही ढंग से हो कि मैं भी आत्मा, हम सब आत्मा, एक बाप के बच्चे हैं, तो क्या होगा? वैल्यूज अगर लाइफ में आएंगी तो क्या होगा? आइडेंटिटी क्राइसिस भी खत्म हो जाएगा, कम्युनल राइट्स भी खत्म हो जाएंगे, और टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा। नहीं, हैप्पीनेस किसे कहते हैं? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज लाफ्टर। लाफ्टर हैप्पीनेस है क्या? आप लोग, हम लोग जोर जोर से हंसते हैं, वो हैप्पीनेस है क्या? आपने रामायण सीरियल देखा, नहीं देखा? देखा रामायण सीरियल? उसमें हंसता कौन रहा, मुस्कुराता कौन रहा? रावण हंसता रहा और राम मुस्कुराता रहा। तो क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग। ये हैप्पीनेस अंदर की बात है, एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। उसमें हंसने की आवश्यकता नहीं है क्या हंसने की आवश्यकता? इज एनीवन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? कोई खुश है इस दुनिया में? क्यों खुश नहीं है? हमेशा खुश रहते हो क्या? क्यों नहीं है? बिकॉज हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। अगर आपकी मन और बुद्धि पवित्र है ना, शुद्ध है, तो ही आप खुश रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। मन में अशुद्धता है, बुद्धि में कुछ और चल रहा है, ये कैसा, ये ऐसा, उसको ऐसे कर दूं, उसको ऐसे कर दूं, खुश रह सकते हैं?
नहीं रह सकते। पीस, अगर शांति है मन में तो खुश रह सकते हैं। अगर आप ट्रुथफुल हैं, सत्यता में हैं, तो आप खुश रह सकते हैं। निर्भयता है तो खुश रह सकते हैं। अगर डर लग रहा है तो खुश रह सकते हैं। पावर ऑफ टॉलरेंस, अगर आपके अंदर सहन शक्ति है तो आप खुश रह सकते हैं। आज का इंसान गुब्बारे की तरह है, फूंक भरते जाओ, हवा भरते जाओ, फूल के गुब्बारा बन जाता है। एक आदमी निडल लेके आता है, प्रिक कर देता है, इतना सा हो जाता है ना। आज के इंसान को महिमा मिलती रहे, सफलता मिलती रहे, जब फूल के समझता है मुझे मेरे जैसा कोई है ही नहीं। नहीं, कोई थोड़ा क्रिटिसिज्म कर दे, कोई परेशानी आ जाए, घबराहट आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो छोटा सा हो जाता है, मुख छोटा सा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इजी नेचर, सरल स्वभाव वाला व्यक्ति खुश रह सकता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, खुश रह सकता है। स्वीटनेस, जो मधुर बोलता है, मीठा बोलता है, वो खुश रह सकता है। लार्ज हार्टेडनेस, जिसका दिल बड़ी है, ये दिल बड़ी नहीं, ये दिल बड़ी सांस फूल जाएगा। नहीं, उदारता, उदारता माना दूसरों की गलतियों को संभाल लेना। हमारे घर में, बाहर, प्रोफेशन में लोग गलतियां करते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी ग्लानि करते हैं, इंसल्ट भी कर देते हैं, तो उसमें उसको संभाल लेना। एम्पैथी, कंपैशन, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना। लव, सच्चा प्यार, स्वार्थी प्यार नहीं। और सैक्रिफाइस, त्याग और संतुष्टता। आज 95% से अधिक बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, अर्थात साइकी माना माइंड, पहले माइंड में आती है फिर बॉडी में आती है, और स्ट्रेस रिलेटेड है। इसलिए आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती जा रही हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज 50 साल पहले नहीं थी, 70s के पहले 1 या 2% होती थी। आज ये बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। दे आर इनक्योरेबल। क्योरेबल है, इनक्योरेबल है। सारी उम्र दवाई खाओ, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, हार्ट डिजीज की, कैंसर की, GERD की, माइग्रेन की, ठीक नहीं होता है। टेम्परेरी ठीक होता है, फिर वापस आ जाता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन है? ये मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ 3 डायमेंशनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो रिसर्च हमने की है उसके बारे में। आप अगर देखिए, अगर ये 2015 की फिगर्स हैं भारत की, तो उस समय 6.2 करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी थी। 1960 में 1% लोगों को थी, और उसके बाद 2000 जब मैं 94 में जब मैंने छोड़ा दिल्ली, 95 में, उस समय लगभग 8% थी, और अभी लगभग 15% के आसपास है हार्ट की बीमारी, 14-15%। तो 6.2 करोड़ लोगों को डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, ECG प्रूवन केसेस हैं, और हर हार्ट पेशेंट के पीछे 2 या 3 हार्ट पेशेंट छुपे होते हैं। तो उस हिसाब से लगाओ तो कम से कम भारत में 15 से 20 करोड़ लोग हार्ट के पेशेंट हैं। और हार्ट अटैक किसको आ सकता है? किसको आ सकता है? जिसके पास भी हार्ट है। जिसके पास हार्ट नहीं, उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है। कई बार हम समझते हैं हमारी तो आर्टरी अभी तो 20-30% ब्लॉक है, 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों? हमारी जो 86% हार्ट अटैक्स जो आते हैं 70% से कम ब्लॉक में आते हैं। 70% हार्ट अटैक्स जो है 50% आर्टरी ब्लॉक होती है उससे कम ब्लॉक में आती है। उसका हम कोई एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं करते हैं। तो और उसमें से 37 मिलियन मतलब लगभग 60% से ज़्यादा पेशेंट 50 के नीचे की एज में है। उस साल 29 लाख लोग मरे हार्ट अटैक से, हार्ट की बीमारी से। उसमें से 15 लाख लोग 50 के नीचे थे। इट इज़ नॉट ए डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल एनी मोर। ये मैं कुछ पेशेंट्स आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये मिस्टर मित्तल हैं, रोहतक से हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ओबेसिटी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इनका 2007 में एंजियोप्लास्टी हुआ, 2010 में फिर बंद हो गया, दोबारा से एंजियोप्लास्टी हुआ, 2014 में इनको फिर तकलीफ हुई, फिर इनका बाईपास हो गया भारत में, दिल्ली के एक प्रीमियर हॉस्पिटल में हुआ। 3 महीने के बाद ही फिर तकलीफ हो गई। फिर ये ह्यूस्टन चले गए, USA में चले गए। USA में जाके देखा तो इनके सारे ग्राफ्ट्स ब्लॉक हो गए थे। जितने भी ग्राफ्ट लगाए थे ना बाईपास में, सब बंद हो गए थे 3 महीने 4 महीने के बाद ही। फिर उन्होंने सब सारे ग्राफ्ट्स की एंजियोप्लास्टी हो गई, वापस बैलून एंजियोप्लास्टी कर दी, और फिर 4 महीने के बाद फिर तकलीफ हो गई। ये देखिए, इसकी एंजियोग्राफी देख सकते हैं आप, है ना? देख रहे हैं आप? सारे ग्राफ्ट्स ब्लॉक हो गए। उधर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, सारे ग्राफ्ट्स ब्लॉक हो गए। ठीक है, और स्टेंट्स भी सारे बंद पड़े। अभी क्या करे ये आदमी? क्या करेगा? अब दोबारा से और बाईपास कराए या और एंजियोप्लास्टी कराए?
अब देखिए, ये आदमी है एक पतला दुबला सा आदमी, 47 ईयर्स ओल्ड, ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज़ है, ना ओबीस है, कभी स्मोकिंग भी नहीं की इन्होंने, और वेजिटेरियन है, नेचुरल डाइट क्या बोलते हैं इसको, आपकी जो हर्बल नेचुरोपैथी डाइट होती है जो वो वाली डाइट ऑब्जर्व करते हैं, आरएसएस में है, रोज एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, पतले दुबले हैं, वेट 55 kg था इनका तो जब हमारे पास आए। इनको 2013 में एंजियोप्लास्टी हुई, फिर 2014 में दोबारा एंजियोप्लास्टी हुई, 2015 में बाईपास हुआ, उसके बाद भी तकलीफ है, 2 महीने बाद भी फिर तकलीफ है। फिर एक पेशेंट और दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक दूसरा पेशेंट है, ये भी 44 ईयर्स के हैं, इनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और इनके तीनों आर्टरी में लंबे लंबे ब्लॉक है, नॉन ऑपरेबल है। भारत में जो हार्ट की बीमारी होती है 54% ऑफ हार्ट पेशेंट्स हैव गॉट डिफ्यूज डिजीज, ब्लॉक इतने लंबे लंबे हैं उनकी एंजियोप्लास्टी हो ही नहीं सकती, उनका बाईपास ही नहीं हो सकता है, लंबे लंबे ब्लॉक्स हैं, नॉन ऑपरेबल केस है ना, ठीक है। अभी एक लेडी है, एक एनजीओ की डायरेक्टर हैं, 60 साल की हैं, 2009 से पहले उनकी ठीक थी, 2009 में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, 2011 में फिर एंजियोप्लास्टी हुई, 2012 में फिर बाईपास कराना पड़ा, 2013 में फिर एंजियोप्लास्टी हुई, फिर 2013 में एक और एंजियोप्लास्टी हुई, फिर 2014 में एंजियोप्लास्टी हुई, फिर भी तकलीफ, उसके बाद फिर दोबारा 2018 में फिर एंजियोप्लास्टी हुई। जब हमारे पास आई तो 50 मीटर भी चल नहीं पाती थी, तो 7 बार उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और एक बाईपास हो गया, और पतली दुबली हैं, 5 फुट 6 इंच की हैं, वजन 60 किलो है। क्या करें अभी, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कुछ भी नहीं है उसको, शी इज़ नॉट डायबिटिक, शी इज़ नॉट हाइपरटेंसिव, स्मोकिंग भी नहीं की कभी, लेडी है तो नहीं की होगी नहीं। अब एक और इसकी आप एंजियोग्राफी देख लीजिए, देखिए आप देख रहे हैं, आप दिखाई दे रही है आपको, शुरुआत से ब्लॉक है, शुरुआत से ब्लॉक्स हैं, LMCA में, LAD में, LCX में, है ना, और वो भी बंद हो गए। एक और भाई हैं, चंडीगढ़ के हैं, 60 साल के हैं, 2006 में एंजियोप्लास्टी हुई, 2014 में पहले 2 स्टेंट लगे, 2014 में फिर 2 स्टेंट लगे, 3 स्टेंट लगे, और उसके बाद 2016 में फिर 2 स्टेंट और लगे। अभी भी 100 मीटर नहीं चल सकते हैं, फिर हमारे पास आया, अभी तो नॉर्मल है ना। तो मतलब इस तरह के केसेस हैं, मतलब भारत में इतनी डिफ्यूज डिजीज़ है, इतने लंबे लंबे ब्लॉक्स होते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी बाईपास कितनी बार भी कर लो तो ठीक नहीं होने वाले। तो स्टेट ऑफ आज की जो मेडिकल, देखिए ये देखिए, देख रहे हैं इनकी एंजियोग्राफी, ऐसी एंजियोग्राफी है। अब आज की जो मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट, मॉडर्न हार्ट केयर क्या करती है, एंजियोप्लास्टी करती है, स्टेंट लगाते हैं, मतलब मेटल स्टेंट या मेडिकेटेड स्टेंट, ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट लगा देते हैं, बाईपास करते हैं और स्टैटिन्स यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसेंशियली पेलिएटिव है, इससे बीमारी की जड़ खत्म नहीं होती है, डज नॉट एड्रेस द रूट कॉज। रूट कॉज क्या है, जीन्स हैं पहली बात तो, जो माता पिता से हमको जीन्स मिलते हैं, और मेंटल स्ट्रेस है ना, जो आज सबके पास है। आप में से कोई ऐसे कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो, एनीवन? गुड, एक तो है कम से कम, 2 है, वेरी गुड। और डाइट एक बड़ा भारी कारण है ना, एक्सरसाइज एक कारण है, रॉन्ग एक्सरसाइज, लोग एक्सरसाइज करते हैं रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं। राइट एक्सरसाइज क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। फिर नींद, लोग सोते हैं अपनी मर्जी से सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 8 बजे उठते हैं, है ना, 2 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं। सोने का टाइम हमारे अंदर घड़ी है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें सोने का टाइम है 10 बजे, उठने का टाइम है 4 बजे। उस घड़ी की नहीं सुनते हैं, अपने प्रोफेशन की सुनते हैं। प्रेशर्स में खाने का टाइम, पीने का टाइम, सब कुछ करने का टाइम लेट करते हैं। तो और टबैको यूज़, तो ये इसका आज हमारा इलाज 1 डायमेंशनल है, और हार्ट की बीमारी साइकोसोमेटिक है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आपको ये थोड़ा सा पता होगा, वैसे सभी को जानते होंगे, हार्ट की आर्टरीज नॉर्मल कैसी होती हैं, एबनॉर्मल कैसी होती हैं। बचपन में हमारी आर्टरीज इलास्टिक होती हैं, तो 6 गुना सप्लाई बढ़ सकती है, डायलेट हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग करते हैं, तो हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। तो आर्टरीज हमारी इलास्टिक के बजाय प्लास्टिक जैसी बन जाती हैं। डिमांड पड़ने पर, फिजिकल या मेंटल डिमांड बढ़ने पर आर्टरीज डायलेट नहीं होती हैं, सप्लाई नहीं बढ़ती है। डिमांड सप्लाई मिसमैच होने से
जब 70% आर्टरी बंद हो जाती है तो हमें एंजाइना होता है। और जब अचानक आर्टरी क्रैक हो जाती है, जल्दी चिंता गुस्सा करने से, उदास होने से, डरने से, अपने मन की टेंशन शेयर ना करने से, तो आर्टरी क्रैक होकर क्लॉट, अचानक क्लॉट बन जाता है। सो सडन 100% ब्लॉकेज लीड्स टू हार्ट अटैक। ओके, देखिए आप इसमें, देखिए इस डायग्राम में कैसे हमारी आर्टरीज कैसे ब्लॉक हो रही हैं। शुरू में आर्टरी नॉर्मल है, धीरे धीरे पहले एंडोथेलियम डैमेज होती है, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, फिर आर्टरी जब 70-80% बंद हो जाती है उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं, एक स्टेंट डाल के अंदर छोड़ देते हैं। ऐसे बाईपास फिर स्टेंट बंद हो जाते हैं, बाईपास करते हैं। ये बाईपास एंजियोप्लास्टी ऐसे जैसे कि एक पेड़ को ऊपर से काट दिया, जड़ अंदर ही है, फिर हवा पानी मिलता है, फिर पेड़ बड़ा हो जाता है। मेरा यहाँ आने का कारण भी, मेरा रिसर्च करने का कारण भी यही था। हम लोग एंजियोप्लास्टी करके भेजते थे लोगों की, बाईपास हो जाते थे 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, किसी की 2 साल में वापस बंद हो जाती थी, नए ब्लॉक्स आ जाते थे। हम एंजियोग्राफी दोबारा करते थे, हम कहते हैं अभी पहले एक ब्लॉक हमने एक स्टेंट लगाया, अभी आपको 2 स्टेंट लगाने की आवश्यकता है। पहला स्टेंट बंद हो गया, दूसरा अभी एक जगह और ब्लॉकेज बढ़ गया है, अभी 2 लगाना, या बाईपास करा लो। हम कहते हैं 2.5 लाख जमा करा दो, 3 लाख और जमा करा दो। 2.5 लाख पहले लगाया, 2 लाख पहले लगाया था, अभी 2.5 लाख या 3 लाख फिर जमा करा दो। तो पेशेंट कहीं मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब पहली एंजियोप्लास्टी जो हमने स्टेंट लगवाया घर बेच के लगवाया, अभी तब से हम घर में ही हैं, हमने पत्नी के गहने भी बिक गए, अब हम क्या बेचें। इस बात ने मुझे बहुत अंदर से स्टिमुलेट किया, या कहते हैं तीर क्या लगा, निशाने पे लगा ना। तो मेरी बुद्धि बदल गई कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों की जड़ ठीक हो जाए, बीमारी की जड़ ठीक हो जाए। अब अभी जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइमरी डिजीज केयर सिस्टम है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहते हैं ना, एक्चुअली हमारी क्या होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिजीज केयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हेल्थ केयर नहीं, क्या होनी चाहिए, डिजीज केयर होनी चाहिए। 2008 की बात मैं बताता हूँ आपको। भारत, अमेरिका में 2.1 ट्रिलियन डॉलर, 2100 बिलियन डॉलर खर्च किया हेल्थ में उन्होंने। उसमें से 95% से अधिक डॉलर जो खर्च किए उन्होंने सिर्फ इलाज करने में खर्च किए, बीमारी होने के बाद। और सारी बीमारियां टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग समझते हैं, 10% ही बर्फ का टुकड़ा ऊपर होता है, हिमखंड ऊपर होता है, 90% नीचे होता है। तो हमारे अंदर बीमारियां पनप रही होती हैं बहुत समय से, किंतु हम सिर्फ बाहर 10% का इलाज करते हैं। अंदर जो बीमारी बन रही है उसका हमें कोई प्रिवेंशन का कोई साधन हमारे पास नहीं। उसमें हमारा 5% से भी कम हेल्थ बजट में यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अमेरिका की, यूएस की, 2006 की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ लगभग 20 लाख लोगों को हार्ट अटैक होते हैं हर साल। उस साल उन्होंने 13 लाख लोगों की एंजियोप्लास्टी की, 60 बिलियन डॉलर खर्च किए, और 4.5 लाख बाईपास किए, और उसमें 44 बिलियन डॉलर खर्च किए, मतलब 104 बिलियन डॉलर 2 प्रोसीजर्स पे किए। आज भी हमारा हेल्थ का बजट 104 बिलियन डॉलर नहीं है। और हमारे भारत में 70 लाख लोगों को हर साल हार्ट अटैक होते हैं, 77 मिलियन, और उसमें से हम 2 लाख लोगों की लगभग एंजियोप्लास्टी करते हैं, और लगभग हम 1 या 1.25 लाख बाईपास करते हैं। बाकी लोग कितना करते हैं, कर सकते हैं हम? क्या हम 70 लाख लोगों की एंजियोप्लास्टी बाईपास कर सकते हैं 1 साल में? सारा बजट अगर हम हेल्थ का पूरा, सारे टोटल अपना है ना, वो जो अपना पूरा बजट खाली एंजियोप्लास्टी बाईपास में लगाए तो भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जितनी स्टडीज मैंने ऊपर लिखी ना, ये जो एनईजेएम में पब्लिश हुई है, करेज ट्रायल, ओट ट्रायल, मास 2 ट्रायल, ये लैंडमार्क ट्रायल्स हैं, माइलस्टोन्स हैं। इसमें बताया गया कि डिस्पाइट द कॉस्ट, एंजियोप्लास्टीज एंड स्टेंट्स डू नॉट प्रोलॉन्ग लाइफ और इवन प्रिवेंट हार्ट अटैक्स इन स्टेबल पेशेंट्स। इससे बीमारी खत्म नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं एंजियोप्लास्टी करने के बाद। टेंडेंसी अनस्टेबल हो जाता है प्लाक। बाईपास कराने के बाद देखा गया कि 100 लोगों को बाईपास करें तो 5 साल पे लगा कि 3% लोगों की आयु बढ़ी है। 100 लोगों में 3 की आयु बढ़ी है। 10 साल उनको फॉलो किया, पता लगा किसी की आयु नहीं बढ़ती है। एक हमें लगता है कि हमने बाईपास करा लिया, सेफ हो गए, सेफ नहीं होते। और जबकि आप लाइफस्टाइल अगर बदल दें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लें, जैसे आजकल शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो सीजन पे, दिवाली पे क्या होता है, बाई 1 गेट 1 फ्री, और यहाँ पर क्या है,
आप लाइफस्टाइल बदल दें तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी, खाली हार्ट की बीमारी नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक मन और तन की सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। नहीं, और ऐसा हमने देखा, जैसे आपने देखा ना, ये प्रदीप शेट्टी हमारे पास आया था हार्ट की बीमारी के लिए, ईएफ कम थी, है ना, तो उसकी ईएफ तो बढ़ी, अस्थमा खत्म हो गया, थोड़ी देर में ट्यूमर हुआ प्रोस्टेट का, वो भी ठीक हो गया। हमारे पास ये हार्ट के पेशेंट आए थे ना, जगदीश भाई, आई थी हार्ट की बीमारी पर डायबिटीज़ भी ठीक हो गई, है ना, ईएफ भी इम्प्रूव हो गया, है ना, ब्लॉक्स भी निकल गए, और ओबीस थे 105 किलो, कितना हो गया अभी, आधा हो गया। नहीं, और हमने कोई एफर्ट नहीं की, कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं की, डाइट तीनों टाइम खाई, 3 टाइम भोजन खाया, 2 टाइम फल खाया, शाम को दूध पिया, सुबह को दूध पिया, ऐसा नहीं कि 6 बार खाया, 6 बार खा के भी क्या हुआ, वेट कम हो गया, ऐसा नहीं, डाइटिंग नहीं कराई है उसको ना, अपने यहाँ कैसे कम हुआ। तो ये जो है, इससे खाली हार्ट की सब बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इंटर हार्ट स्टडी आप सभी जानते होंगे, 30,000 लोगों पे हुई, 52 देशों में हुई, 5 कॉन्टिनेंट में हुई, और उसमें देखा गया कि अगर आप लाइफस्टाइल बदल दें, उसमें मुख्य है मेंटल स्ट्रेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, डेली वॉक करो, तो 90% से ज़्यादा हार्ट की बीमारी खत्म हो सकती है। और ये हम जीन्स की बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, कल भी आपको बताया गया था इसके बारे में, जीन्स के बारे में, टीलोमरेज एक्टिविटी, है ना, ये 2009 में पब्लिश हुई थी स्टडी, इसमें नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए, हेल्दी एजिंग के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को मेडिटेशन कराया, डाइट लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट दी, और लाइफस्टाइल में मुख्य बात उन्होंने क्या की, बेसिकली उन्होंने कहा कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार सोना है, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार उठना है, उसके बाद मेडिटेशन करना है, फिर सैर करनी है, फिर आपको नाश्ता लंच डिनर प्लानिंग से करना है, टाइम पर करना है। तो सिर्फ इतना करने 3 महीने में क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ जीन्स, जो बीमारी वाले जीन्स थे, वो क्या हुए, जीन एक्सप्रेशन बदल गया। लैंसेट में पब्लिश हुआ, हार्ट की बीमारी के जीन्स, कैंसर के जीन्स, ओबेसिटी के जीन्स, डायबिटीज के जीन्स, ब्लड प्रेशर के जीन्स, गठिया के जीन्स, एसएलई के जीन्स टर्न ऑफ हो गए 3 महीने के अंदर, और प्रोटेक्टिव जीन्स टर्न ऑन हो गए। क्या ख्याल है, करना है मेडिटेशन, नहीं करना है? आपके पास टाइम होगा तो मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा थोड़ा ब्रीफली साइंटिफिक एंगल से। ये स्टडी हमने जो ये स्टडी सामने देख रहे हैं आप, ग्लोबल हॉस्पिटल, पहले तो एस्कॉट के कोलैबोरेशन बनाई थी, बाद में मैंने शिफ्ट कर लिया, तो फिर डीआरडीओ के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स थे स्टडी के, है ना, क्योंकि मैंने जब मेरे मन में ये आइडिया आया तो मैं डॉक्टर कलाम साहब से शेयर हुआ, और उसके बाद डीआरडीओ के साइंटिस्ट, डीआरडीओ ने मुझे पूरी मदद की इस प्रोग्राम को, और दिल्ली अहमदाबाद और मुंबई 3 मेडिकल कॉलेज, इनको हमने कोलैबोरेशन किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको स्पॉन्सर किया। ये स्टडी हमने 2011 में पब्लिश की इंडियन हार्ट जर्नल में, माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल के नाम से। और ये स्टडी 2013 में हमको बताया गया यूएस से, यूएस में एक वो है, एक बॉडी है बायोमेड लिब, उन्होंने बताया वो सारे वर्ल्ड की स्टडीज़ को इकट्ठी करते हैं, कार्डियोलॉजी की, मेडिसिन की, अलग अलग सर्जरी के फील्ड में, तो लगभग 2 मिलियन रिसर्च हर साल होती हैं। तो उन्होंने बताया कि आपकी स्टडी, ये रिसर्च है जो ये सबसे ज़्यादा विजिट किया लोगों ने इसको, डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने, पब्लिक ने। तो टॉप 20 स्टडीज़ इन द वर्ल्ड, टॉप 20 स्टडीज़ इन द वर्ल्ड में आपकी स्टडी नंबर 1 पे है। और लगातार 2 साल 4 महीने, नवंबर 2015 तक ये नंबर 1 पे रही, मतलब इतने लोगों ने इसको विजिट किया, लगातार नंबर 1 पे रही ना। टॉप 10 सॉन्ग्स होते हैं ना, फिल्मों के सॉन्ग्स होते हैं, इस तरह से स्टडीज़ का भी टॉप 20 होता है ना वर्ल्ड में ना। तो भारत की स्टडी और टॉप 20 में रहे और नंबर 1 पे रहे, ये बहुत बड़ी बात थी, है ना। फिर ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उन्होंने 2017 में साइंटिफिक स्टेटमेंट निकाला, मेडिटेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन, उसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और भी बीमारियाँ, ओबेसिटी वगैरह, सबका रिस्क रिडक्शन कैसे होता है, हार्ट की बीमारी कैसे ख़त्म हो सकती है, मेडिटेशन का क्या रोल है। उसमें उन्होंने सिर्फ 2 स्टडीज़ को डॉक्यूमेंट किया, एक डीन ऑर्निश और एक ये स्टडी भारत की, माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल। ये देखिए स्टडी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की है।
तो जल्दी ही ये किताबों में भी आ जाएगी स्टडी, है ना, हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी आ जाएगी। तो ये जो है ये स्टडी मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी है, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, क्लिनिशियंस, स्पिरिचुअलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट, हम लोगों ने 21 साल से हम काम कर रहे हैं। फरवरी 98 में शुरू किया था, अभी क्या है फरवरी 2019, 21 साल हो गए ना लगभग। तो तब से हम काम कर रहे हैं। और ये हमने जैसे माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल मैंने पब्लिश किया, अभी दूसरा ट्रायल अंडर पब्लिकेशन है, आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल। इसमें दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया हमने, दोनों में अपने ईईजी किया, हार्मोन एनालिसिस किया, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी किया, सारे हार्मोन्स किए, स्ट्रेस हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन स्टडी किए। और फिर उनको 7 दिन का ट्रेनिंग कोर्स विद द स्पाउस, हमारे पास जैसे रहते हैं अभी भी लोग रहे हुए हैं, और 7 दिन उनको ट्रेनिंग पूरी देते हैं, पूरी बॉडी के बारे में, पूरे हार्ट के बारे में, पूरा बीमारी कैसे होती है, ब्लॉक्स कैसे होते हैं, डायबिटीज़ क्यों होती है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, और फिर उनको कैसे उसको चेंज करना है, राजयोग मेडिटेशन से कैसे उसको चेंज करना, डाइट कैसे लेनी, एक्सरसाइज, और प्रैक्टिकली खाते हैं, प्रैक्टिकली वही काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और सिर्फ डिफरेंस दोनों में क्या था, डाइट वही, एक्सरसाइज, दोनों ग्रुप सेम, डाइट एक्सरसाइज सेम, मेडिकेशन सेम, किंतु सिर्फ मेडिटेशन का टेक्निक। इसमें एक ग्रुप में राजयोग का मेडिटेशन, दूसरे में आप जो भी कर रहे हैं, प्रेयर करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी करते हैं और ज़्यादा करिए, नमाज़ पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, और ज़्यादा जाइए, पर जल्दी चिंता गुस्सा मत करिए। और फिर 1 साल में एंजियोग्राफी की गई। 80% लोग हमारे ट्रिपल वेसल डिजीज़ और डबल वेसल डिजीज़ वाले थे। सारे डाटा हमने एक इंडिविजुअली, मतलब हमने इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया गया। और एंजियोग्राफी को हमने CSI ने, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया, और उन पैनल ने 2 लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों ने उसको एनालाइज किया और कोडिंग कर दी, ताकि कौन सी एंजियोग्राफी पहले वाली, कौन सी किसकी है, कौन सी बाद वाली तक पता न लगे, ताकि बायस खत्म हो जाए। तो जो लोग 100 मीटर भी चल नहीं पाते थे, वो लोग 3-3 किलोमीटर चलने लगे। लगभग जो लोग मतलब जो नाइट्रेट्स खाते थे एंजाइना के लिए, उनके बंद हो गए, और कंट्रोल ग्रुप में और ज़्यादा बढ़ गए बल्कि, है ना। ब्लड प्रेशर की दवाई कम हो गई, डायबिटीज़ की दवाई कम हो गई, लोगों की इंसुलिन छूट गई, है ना। और 500% से ज़्यादा उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ गई। और इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट की जो पंपिंग पावर बताई ना, एवरेज 10% बढ़ी, एवरेज इनकी वजह से इनकी बढ़ी 25 से 55 हो गई, नॉर्मल 60% होती है ना। इनका बैड कोलेस्ट्रॉल 31% कम हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल 16% बढ़ गया, और ट्राइग्लिसराइड कम हो गया। और 93% पेशेंट्स के ब्लॉक खुले, जो कंट्रोल ग्रुप में बल्कि उनका 4% ब्लॉक बढ़ गया। अब देखो कुछ एंजियोग्राफी आप देख लीजिए, सामने देखिए आप उधर, तो आप देखेंगे 80% ब्लॉक है, निकल गया है ना काफ़ी हद तक। ये देखिए इतना लंबा ब्लॉक है, डिफ्यूज डिजीज़ है, ये देख खुल गया है। ये 100% ब्लॉक है। हमारे स्टडी में 50 लोगों को 100% कैल्सीफाइड ब्लॉक्स थे, उसमें से 29 लोगों के ब्लॉक खुल निकल गए, 100% कैल्सीफाइड ब्लॉक भी निकल गए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये 100% ब्लॉक निकल गया है। ये देखिए मल्टीपल ब्लॉक सारे खुल गए। ये 80 और 90% ब्लॉक निकल गया है। इस पेशेंट को 2 बार हार्ट अटैक आया, हार्ट की पंपिंग 30% हो गई थी, अभी इसकी पंपिंग 45% हो गई ना। हार्ट की वापस रीजनरेशन हो गया मायोकार्डियम का। ये इसका 80% ब्लॉक निकल गया है। ये देखिए इसकी हार्ट की पंपिंग, इसी पेशेंट की, पिछले पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन 20% रह गई थी, हार्ट डायलेट हो गया था, अभी 50% हो गई, रीजनरेशन हो गया मायोकार्डियम का। ये 100% ब्लॉक निकल गया। कंट्रोल ग्रुप में ब्लॉक और बढ़ गए। अब जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं, लगभग हर महीने 200 रिपोर्ट्स आती हैं, सारे भारत से और विश्व के और देशों से भी आती। तो हम एंजियोग्राफी देख के हमें पता लग जाता है इस आदमी की नेचर कैसी होगी, क्योंकि हर ब्लॉक के पीछे हमारे थॉट पैटर्न्स हैं। थॉट पैटर्न समझते हैं, सोचने का ढंग है। कोई आदमी बहुत टाइप ए नेचर के लोग होते हैं, कोई बहुत एंजाइटी रखते हैं, कोई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोई लोग इमोशनल होते हैं, कोई डिप्रेशन में होते हैं, कोई सिनिसिज्म वाले होते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, कोई हॉस्टाइल नेचर के होते हैं, है ना। तो एंजियोग्राफी देख के पता लग जाता है कहाँ पर इसकी नेचर कैसी है। कोई अपने मन की बातें शेयर करते हैं, कोई नहीं शेयर करते हैं। एक एक बात उनकी एंजियोग्राफी देख के पता लगती है। उनका आपसी व्यवहार कैसा होगा। लोग हाथ की रेखा देख के बताते हैं ना आपका पास्ट और भविष्य क्या है, हम एंजियोग्राफी देख के बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम पेशेंट्स का साइकोलॉजिकल, जैसे पहले दिन पेशेंट आएंगे साइकोलॉजिकल उनका एनालिसिस करते हैं, जल्दी, चिंता, गुस्सा कितना, उदासी कितनी है, लाइफस्टाइल कैसा है। तो और फिर 7वें दिन फिर करते हैं, 3 महीने के बाद फिर करते हैं, 6 महीने बाद फिर करते हैं, फिर 6 महीने बाद एंजियोग्राफी कराते हैं दोबारा।
तो कौन सा ब्लॉक खुला कौन सा नहीं खुला तो हम उससे एनालाइज कर सकते हैं। हमारे पास 9000 पेशेंट्स का डाटाबेस है, तो हमको पता लगता है कि ये पेशेंट के अंदर कौन सा ब्लॉक किस कारण से खुलता है, किस कारण से नहीं खुलता है, कौन सा साइकोलॉजिकल पैरामीटर चेंज हुआ तो क्यों ये ब्लॉक खुला, ये चेंज नहीं हुआ तो ऐसा कैसे रह गया, ये चीज़ और बढ़ गई तो ये ब्लॉक भी बढ़ गया। समझ में आई आप? ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई थी ना, ये पहली बार हम समाज के सामने लाने वाले हैं। इसका डाटाबेस हमने बनाया और तैयार कर रहे हैं, इसका एनालिसिस करा रहे हैं। जैसे इस पेशेंट की देखिए ना, ये एंजियोग्राफी जो हमने की थी इसमें सारे ब्लॉक बढ़ गए ना। इसने वही डाइट खाई है जो डाइट हमको, लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट, डेली एक्सरसाइज भी की है, इन स्पाइट ऑफ दैट ब्लॉक बढ़े हैं। हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं वो हमारी एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एंटर करता है। जब तक आप मन को परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने थॉट पैटर्न्स को परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको आप राजयोग मेडिटेशन से परिवर्तन कर सकते हैं, तब तक आपका ब्लॉक निकल नहीं सकता। भले आप जीरो ऑयल डाइट खाओ, केलेशन थेरेपी कराओ, कुछ भी कराओ, अर्जुन की छाल पियो, जो मर्जी खाओ, कुछ भी कर लो, प्राणायाम करो, शवासन करो, उल्टे लटक जाओ, कुछ भी हो जाए, आज जब तक आप मन को नहीं बदलेंगे तब तक आपके ब्लॉक निकल नहीं सकते। ठीक है, ये ब्लॉक देखिए बढ़ गया है। एक पेशेंट का और देखिए, ये 100% ब्लॉक है, इस पेशेंट को कैल्सीफाइड ब्लॉक है, 100% कट ऑफ है पूरा, है ना। और देखिए जब उसने रिपीट किया एंजियोग्राम तो पूरी आर्टरी खुल गई। जादू नहीं है ये, है ना, उस पेशेंट ने मेहनत की है ना, राइट। इसलिए देखिए ये टाइप ए नेचर चेंज हो गई, टाइप भी बन गई, एंजाइटी कम हो गई, डिप्रेशन कम हो गया, एंगर ठीक हो गया, लाइफस्टाइल बदल गया और ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग बदल गई, है ना। कंट्रोल ग्रुप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाए हम। ये लोगों ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, शराब करना छोड़ दिया, कंट्रोल ग्रुप वालों ने छोड़ा, किंतु क्या हुआ, फिर दोबारा शुरू कर दिया। ठीक है, अब हमने EEG किया था पेशेंट्स का कि मेडिटेशन की डेप्थ क्या है उनकी, क्या हमने जो सिखाया उससे कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया। नॉर्मली हमारी ब्रेन में बीटा एक्टिविटी होती है 13 से 18 हर्ट्स, मतलब साइकिल्स पर सेकंड, 13 से 18 बार ऐसे होता है। और जब हम पीसफुल होते हैं ना, शांत होते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमारी अल्फा एक्टिविटी होती है 8 से 12 बार ऐसे होता है। और जब हम सबको एक्सेप्ट करके हल्के सो जाते हैं तो उससे हम थीटा रिदम कहते हैं 4 से 7 बार। और गहरी नींद में होते हैं ना तो डेल्टा रिदम कहते हैं, 1 से 3 बार होती है, बहुत आराम से होती है। तो हम बीटा को तो नॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं विद आइज ओपन, और अल्फा को हम पीसफुल रिदम कहते हैं, थीटा को हम लवफुल रिदम कहते हैं, यू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, और डेल्टा को हम कहते हैं हैप्पी एंड ब्लिसफुल रिदम कहते हैं। और 7 दिन के बाद ही आप देखिए क्या हुआ, देख लिया ऊपर, देखिए ऊपर अल्फा एक्टिविटी कितनी बढ़ गई, ऊपर वाली लाइन में, नीचे देखिए बीटा कम हो गया है, थीटा लवफुल रिदम बढ़ गई है, और हैप्पी एंड ब्लिसफुल रिदम भी बढ़ गई, सिर्फ 7 दिन में। आईज ओपन के साथ बेटर एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए राजयोग मेडिटेशन आईज ओपन के साथ करते हैं, आंखें खुली करते हैं। आपने जो सुना है ना अभी 2 दिन में, इसका एविडेंस है ये सारा, जो भी सूरज भाई बात कर रहे थे या शिवानी बहन ने बात की या जिसने भी डॉक्टर्स ने जो बातें की हैं, उसका प्रूफ है, ये प्रैक्टिकल प्रूफ है ना। अल्फा एक्टिविटी बढ़ती गई, 7वें दिन ही काफ़ी बढ़ जाती है, बीटा एक्टिविटी कम होती गई, थीटा रिदम भी बढ़ गई 7 दिन में, सिग्निफिकेंट बढ़ गई, और डेल्टा रिदम भी 1 साल के बाद इतनी बढ़ गई कि अब आप आंख खोल के काम करते हुए इतने रिलैक्स रहते हो जैसे कि आप सो रहे हो, थकावट नहीं होती। इसलिए हम लोग 3:30 उठते हैं, 10:30 सोते हैं, सारा दिन 18 घंटा काम करते हैं, पर आंखें हम उतने ही फ्रेश रहते हैं सुबह भी और रात को भी। ठीक है, 4 घंटे सोते हैं यूजुअली, है ना। तो आप भी ऐसे रह सकते हैं, है ना। ये हमने फिर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हमारे अंदर 2 सिस्टम है, हाइपोथैलेमस से शुरू होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, जब इमरजेंसी होती है, टेंशन होती है, तो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स चालू होती है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। और एक रिलैक्सेशन सिस्टम है, वो हमारा जब हम पीसफुल होते हैं तो वो शुरू होता है। तो हमने देखा जो पेशेंट्स हमारे पास पहले दिन आए, तो लाल वाला देख रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी पावर, ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, वो एकदम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में थे, लड़ने या मरने को तैयार थे, है ना। और बीटा
हाई फ्रीक्वेंसी पावर, उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, वो रिप्रेजेंट करती है, वो बहुत लो थी। 7 दिन उन्होंने यहाँ मेडिटेशन किया, डाइट चेंज की, एक्सरसाइज चेंज की, नींद प्रॉपर की, तो ये देखिए 7वें दिन कितना अच्छा बैलेंस हो गया। और 1 साल में तो कंप्लीट हार्मनी हो गई। तो हमें क्या चाहिए? लाइफ में चैलेंज आएंगे, पर यू हैव टू फेस चैलेंजेस विद ए रिलैक्स्ड माइंड, नहीं, नॉट इन ए फाइटिंग मोड। तो ये प्रैक्टिकली आपको करना, अगर करना है तो मेडिटेशन करने से, राजयोग मेडिटेशन करने से फायदा 7 दिन में ही हो जाएगा आपको। आप खुद भी अभी महसूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने अंदर रिलैक्सेशन कर रहे हैं? थॉट स्पीड कम हुई कि नहीं हुई? जब बीटा रिदम, जब हम बीटा रिदम कहते हैं, तो हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी भी इतनी होती है जितनी वो पर मिनट होती है, ये पर सेकंड होती है। 13 से 18 मैंने बताया, 13 से 18 15 थॉट पर मिनट, 7th 8 थॉट्स पर मिनट, 6 थॉट्स पर मिनट, 4 थॉट्स पर मिनट। उसकी बजाय जब जल्दीबाजी करते हैं तो 20 थॉट पर मिनट, है ना। चिंता करते हो 25 थॉट पर मिनट, चिड़चिड़ापन करते हो तो 30 थॉट पर मिनट, गुस्सा करते हो तो 35 थॉट पर मिनट, जोर से गुस्सा करते 40 थॉट पर मिनट, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने स्ट्रेस हार्मोन भी करके देखे, एड्रेनलिन लेवल और नॉन एड्रेनलिन लेवल करके देखे। 7वें दिन ही कम हो, सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं 7वें दिन, और उसके बाद कम होते रहते हैं 6 महीने पे, 1 साल पे, 2 साल पे कम होते चले गए। और फिर हमने हैप्पी हार्मोन्स करके देखे। हैप्पी हार्मोन समझते हैं? एंडोर्फिन्स, बीटा एंडोर्फिन लेवल 7वें दिन ही सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो गए। मतलब जब आप शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आपकी एंडोर्फिन निकलते हैं, नेचुरल मॉर्फिन निकलती है आपके, अफीम निकलती है अंदर से। एक हमारे दिल वाले हैं पीछे बैठे हैं, वो अफीम खाते थे, है ना, वो बताएंगे मैंने अफीम कैसे छोड़ी, है ना, ठीक है। वो शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, सब कुछ करते थे। कैसे उन्होंने शराब सब कुछ छोड़ दिया, एक मिनट में छोड़ दिया। अफीम छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है ना। उन्होंने समझा कि मेरे को जो अंदर से मॉर्फिन निकल रही है, तो अफीम निकल रही, तो मैं बाहर से क्यों खाऊं, तो एक मिनट में छोड़ दिया उन्होंने। अब कितने साल हो गए छोड़े हुए, है ना। तो आपको शेयर कर, अपने शब्दों में शेयर करेंगे। तो ये कैसे, और सेरोटोनिन बढ़ जाता है 1 हफ्ते में ही, बढ़ता रहता है। और मेडिटेशन जो करते हैं ना, हठ योग करते हो ना आप, हठ योगा करते हो, दूसरी चीज़ें करते हो, ट्रांसजेंडर करते हो, उसमें इफेक्ट तब तक रहता है जब तक आप मेडिटेशन कर रहे हो। ये मेडिटेशन करने के बाद, उसके बाद ये इफेक्ट सारी लाइफ चलता है। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन क्या है? चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं देह नहीं, मैं कौन हूं? देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। मेरा नाम, मैं कौन हूं? मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता नहीं, कौन हूं? मैं आत्मा हूं। शरीर का नाम सतीश गुप्ता है, प्रोफेशन डॉक्टर का है। ये परिवर्तन हो गया ना। तो ये चेंज करने से हमारी पूरी रिदम हमेशा के लिए परिवर्तन हो गई, हार्मोन सदा के लिए परिवर्तन हो गए, ठीक है। तो हमने अभी फिर इंसुलिन करके देखा, शुगर लेवल्स किए, ग्लाइसेमिक कंट्रोल देखा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में कौन सी है, सारे वर्ल्ड में कौन सी है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। 60% ऑफ पॉपुलेशन हैज इंसुलिन रेजिस्टेंस। उनकी शुगर लेवल, उनकी इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेस रहती है, कॉर्टिसोल लेवल निकलता है, उससे इंसुलिन निकलती है ज़्यादा, लीवर से ग्लूकोज निकलता है, उसको कम करने के लिए इंसुलिन निकलती है। तो इंसुलिन भी ज़्यादा है, शुगर भी लगभग बॉर्डर लाइन हाई रहती है। उससे हाई इंसुलिन लेवल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाई इंसुलिन से हमारा एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है? शुगर, डायबिटीज़ होती है। इवन कैंसर में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का रोल पाया गया है। जीआरडी में, हड्डियों की बीमारियों में भी कैंसर का रोल, इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का रोल पाया है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियाँ खराब होती है ना, कमर खराब, ये डिस्क निकल गई, घुटने खराब हो गए, गर्दन खराब हो गई, काफ़ी सारी बीमारी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का रोल पाया गया। और हमने देखा कि हमारे पेशेंट्स की 50 यूनिट इंसुलिन, 80 यूनिट इंसुलिन 1 हफ्ते में छूट जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, उनको मेडिटेशन कराते हैं, कॉर्टिसोल कम हो जाता है। कॉर्टिसोल कम होता है तो क्या होता है? वो जो साइकिल है ना, लीवर से निकला, वो बंद हो जाती है, और ग्लूकोज का वो इंसुलिन लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं। और इधर बॉडी अपनी इंसुलिन खुद बनाने लगती है, तो क्या होता है? नेचुरल इंसुलिन, तो अपने आप ही इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो हमारे पेशेंट्स में इंसुलिन भी बंद हो गई, और उसके बाद ओवरऑल इंसुलिन लेवल कम हो गया, मतलब 13.2% बंद हो गया, कम हो गया। सिग्निफिकेंटली, हाईली सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंसुलिन लेवल कम हो गए। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई, रेजिस्टेंस खत्म हो गया।
ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, इसलिए ब्लड प्रेशर की दवाई भी कम हो गई, 5-5 गोलियाँ की बजाय आधी गोली आ गई, 1 गोली आ गई, डायबिटीज़ की दवाई कम हो गई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खत्म हो गई, मोटापा कम हो गया। जैसे बताया ना मोटापा क्यों हुआ, ये बिजनेसमैन थे ना जो अभी आए थे, सारे देश में घूमना पड़ता था, कभी यहाँ होटल में, कभी सराय में, कभी धर्मशाला होटल में रहना पड़ता था, बाहर खाते थे सारा टाइम। जब से मेडिटेशन करना शुरू किया बाहर का खाना बंद है ना, तो अपने आप ही खाना बना, हमने कहा खाना अपने आप बनाया करो, बाहर जाते हो तो अपना खाना लेके जाओ, अपने आप बनाओ, तो बाहर खाना बंद हुआ और प्लस कंट्रोल किया एक्टिविटी को, ठीक हो गए है ना। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब ये साइंस ऑफ 3D हेल्थ केयर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। माइंड क्या है, माइंड के 4 एस्पेक्ट हैं, टीम कहते हैं उसको, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड एंड मेमोरीज। हार्ट की बीमारी किस क्यों होती है, ये तो हार्ट तो हमारा फिजिकल हार्ट है, एक हमारा सूक्ष्म हार्ट है, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, दिल कहते हैं, आत्मा का दिल, अंतरात्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं। अब आपकी चेतना में क्या है, अगर आपकी चेतना में आपके माता पिता हैं, भाई बहन है, बच्चे हैं, बीबी है, पति है, तो क्या है, वो जो कुछ करते हैं उससे आपको हर्ट होता है। सड़क पे चलते आदमी से हर्ट होता है क्या, उससे हार्ट की बीमारी होती है, और 10 साल की उम्र से शुरू हो जाती है ब्लॉक्स होना, और धीरे धीरे ब्लॉक बिल्डअप होते हैं। तो आप क्या करो, अपने दिल में से किसको निकालो, किसको निकालो, पहले तो मैं देह हूं इसको निकालो, फिर किसको निकालो, अपने माता पिता को निकालो, भाई बहनों को निकालो, पति पत्नी को निकालो, बच्चों को निकालो। घर से मत निकालना, कहाँ से निकालो, अपनी कॉन्शियसनेस में से निकालो। उसमें किसको बिठाओ, एक तो ये कहो मैं आत्मा हूं, मैं से इसे ABCD कहता हूं, आत्मा, बाबा, बाबा मीन्स परमात्मा, सी माना कनेक्शन, आत्मा परमात्मा के संबंध को बिठाओ, उसको अनुभव करो। और D ड्रामा, ये संसार रूपी ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो है सबसे अच्छा। दिल में ये बिठाओ तो आपकी हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी। करनी है ठीक, आप लोगों को सिखा सकते हो। अब देखो योग माना क्या है, व्हाट इज योगा, योगा मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन विद व्हाट, कनेक्शन विद द ट्रूथ। मेडिटेशन क्या चीज है, कनेक्शन विद द ट्रूथ। व्हाट इज द ट्रूथ, 2 क्वालिटीज ऑफ द ट्रूथ। ट्रूथ इज एटर्नल बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। पहली बात है ट्रूथ एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, उसका जन्म और मृत्यु नहीं होती। ट्रूथ इज अनचेंजेबल, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो एक इंसान में क्या है, ट्रूथ क्या है एक इंसान में, जिसके बेस पे लोगों की ब्लॉकेज खुलती है, बोलो क्या है, क्या चीज है, ट्रूथ क्या है। एक इंसान का ट्रूथ, बॉडी तो बदल रही है, जन्म हुआ, मृत्यु, देहांत हो गया ना, मर गई ना बॉडी, नाम भी किसका है, बॉडी का नाम है ना, ये भी बदल सकता है, रोल भी बदल रहा है रोज ना। मैं घर में ऑफिस में हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, घर में डॉक्टर हूँ क्या, वहाँ बाप हूँ, पिता हूँ, है ना, बाप हूँ या मतलब पति हूँ, या किसी का भाई हूँ, किसका बेटा हूँ, नहीं बदल गया ना रोल। तो ये मैं नहीं हूँ, कौन हूँ मैं, बीइंग, ह्यूमन बीइंग ना, ये अपने को रियलाइज करना। तो ये इस चीज़ को रियलाइज करना, जैसे कोई सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, मर जाता है, क्या कहते हैं, बॉडी ले जाओ ना, डॉक्टर ये बोलते हैं बॉडी ले जाओ, क्या नहीं, अभी पेशेंट आया था बॉडी कैसे बन गई। अब इसी डेड बॉडी से कोई टिश्यू मैचिंग करके आप एक अंग हार्ट निकाल के उसमें लगा दो दूसरे पेशेंट में जिसको आवश्यकता है, उसकी EF 10% हो गई, तो यह हार्ट वहाँ काम करना शुरू कर देगा। कैसे शुरू हुआ, यहाँ आत्मा निकल गई तो काम नहीं कर रहा है, दूसरे में आत्मा है तो वहाँ काम करना शुरू कर दिया। समझ रहे, तो चलाने वाला कौन, हार्ट को चलाने वाला कौन, किडनी को चलाने वाला कौन, आंखों से देखने वाला कौन, मुख से बोलने वाला कौन, कानों से सुनने वाला कौन। कभी मुर्दे सुनते हैं क्या, मुर्दे बोलते हैं क्या। तो ये अपने आप को गहराई समझो कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो ये ह्यूमन बीइंग, ये मॉडर्न कंसेप्ट है ह्यूमन बीइंग एंड हेल्थ का। ह्यूमन बीइंग इज कंटिन्यूम ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल, 3 एनर्जी का कंटिन्यूम है इंसान, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी। और हेल्थ क्या है, हेल्थ इज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। तीनों एनर्जी की हार्मनी है। और एक खुशी खबर क्या है, ओनली सोल एंड फ्यू मेमोरी सेल्स इन द ब्रेन आर कंटिन्यूस विद लाइफ। मोर देन 99.8% सेल्स ऑफ द होल ह्यूमन बॉडी चेंज विद इन एवरी 3 months to 2 years। पूरी स्किन भी हमारी 3 महीने में बदल रही है, RBC 120 दिन में बदल जाती है ना, WBC 4 दिन में बदल जाती है, प्लेटलेट 4 दिन में बदल जाती है। हमारी पूरी स्किन की लाइनिंग 3 महीने में बदल रही है, अंदर की लाइनिंग, GI ट्रैक्ट की, सांस की, फेफड़ों की लाइनिंग,
हमारे हार्ट की आर्टरीज की लाइनिंग 3 महीने में बदल रही है, पूरा हार्ट 2 साल में बदल रहा है, हड्डियां भी 2 साल में बदल जाती हैं, पूरी आंतें 2 साल में बदल जाती हैं। किस आधार पर? आपकी टीम के आधार पर। मन में क्या टीम माना, आपके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं, क्या वृत्ति है, कैसे मिलती है। आपके मन में मेरी आर्टरी ब्लॉक है, तो नई आर्टरी कैसी बनेगी? ब्लॉक वाली ही बनेगी ना, नहीं बनेगी। आपको पता है मेरे को कैंसर है, तो नई सेल्स कैसी आएंगी वापस? कैंसर वाली आएंगी ना, नहीं। तो आपके मन में क्या थॉट लेकर के आना है आपको? अगर आप अपने मन में ये इसको रियलाइज कर लो, अनुभव कर लो कि मेरी आर्टरी क्लीन है, आपको एक बार अनुभव हो जाए मेडिटेशन के अंदर, मेरी आर्टरी खुल गई, उस थॉट को आप 3 महीने ऐसे पकड़ के रखो, वही भावना, वही स्मृति पक्की कर दो, तो 3 महीने में जो नया हार्ट बनेगा ना, उसमें आर्टरी ब्लॉक नहीं होंगी। ये हमने बहुत सारे लोगों में देखा है। ये दिल वाले जो बता रहे हैं मेरी 5 ब्लॉक खुल गए, 100%, 99, कैसे खुल गए? ऐसे खुल गए। EF कैसे बढ़ गई? ऐसे बढ़ गई। कि मेरा हार्ट कैसा है? मेरा हार्ट ठीक हो गया, 60% पावर हो गई। एक बार रियलाइज हो गया, फिर उसी अनुभव को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, रिपीट अनुभव कर रहे हैं, रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली अनुभव वही हो गया और वही चेंज आ गया बॉडी में। ठीक है। हमारी शरीर में हमारी बॉडी में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, 80,000 बिलियन सेल्स है। एक कोशिका में 1 सेकेंड में 1 लाख रिएक्शन होती है। आप जल्दीबाजी करते हो ना, जब टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, 1,20,000 होती है। चिंता करते हो तो 1,40,000 होती है। चिड़चिड़ करते हो तो 1,60,000 होती है। गुस्सा करते हो तो 1,80,000। जोर से गुस्सा करते हो 2 लाख होते हैं, 2 लाख हो जाते हैं। और हमारी बॉडी 1 लाख से ज़्यादा टॉक्सिन्स को बाहर निकाल नहीं सकती है, एक सेकंड में निकाल देती है। वैसे इसकी वजह अपोजिट, आप शांति में आ जाओ तो 80,000 रिएक्शन होती है। रूहानी प्रेम सबको एक्सेप्ट कर लो तो 60,000 होती है। खुशी माना इच्छाओं से परे चले जाओ तो 40,000 होती है। आनंद में आ जाओ तो 20,000 होती है। तो क्या करना चाहते हो आप? इसलिए कहते हैं पीस हील्स, लव हील्स, हैप्पीनेस हील्स, ब्लिस हील्स। ठीक है। तो कहां से लाओगे? शांति, प्यार, खुशी दुकान पे मिलती है क्या? फार्मेसी में मिलती है क्या? कहां से लाओगे? वो मेडिटेशन से आएगी। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन वर्ड कहां से? ह्यूमस से आया। उसका मतलब है सॉयल, SOIL, और बीइंग माना लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स में सोल। क्या स्पेलिंग में क्या फर्क है? सोयल है सोल में, I and U, है ना। अगर आप सॉयल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस हो तो उसमें आईनेस और माइनेस आती है, ईगो और अटैचमेंट आती है। और अगर आप यू माना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और सुदेव कुटुंबकम, तो ये हमारा आउटर सेल्फ है, ये हमारा इनर सेल्फ है। आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हो तो अनस्टेबिलिटी आती है, इनसिक्योरिटी, उससे 5 विकार जन्म लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उससे नेगेटिव टेंडेंसीज पैदा होती है, टाइप ए बिहेवियर, जेलसी, लेजीनेस, केयरलेसनेस, सिनिसिज्म, हॉस्टिलिटी, सस्पिशियसनेस, एज्यूमिंग नेचर, एंजाइटी, फियर पैदा होता है। ठीक है। और उससे स्ट्रेस पैदा होती है। जब आपका स्ट्रेस होती है तो आप गलत खाना खाते हो। मूड डिसाइड्स योर फूड। 100 से ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं। जब आपका मन में कड़वाहट होती है ना, मन में, तो मीठा खा के उसको कंपनसेट करते हो। जब अंदर ड्राइनेस फील करते हो तो मीठा, तो फ्राई खाने को दिल करता है, तला हुआ खाने को दिल करता है। जब बहुत बोरिंग महसूस करते हो चटपटा खाने को दिल करता है, और खाना ही पड़ता है। डायबिटीज भले हो फिर भी करते नहीं है, एक बार खा लो अभी तो मीठा, बाद में देखा जाएगा, शुगर बढ़ेगी देखा जाएगा, है ना। हार्ट की आर्टरी भले तीनों बंद हो तो भी पकोड़ा खा लेंगे, समोसा खा लेंगे, अगर ड्राई अंदर से महसूस कर रहे हैं तो। नहीं खाते, नहीं खाते हो। कहते खाए, मरना तो है ही, खा पी के मरेंगे, है ना। सुना आपने? तो ये जो है रॉन्ग फूड खाते हैं। ये लोग, आउटर सेल्फ कॉन्शियस वाले लोग खाने के लिए जीते हैं, खाने में खुशी ढूंढते हैं, और रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं। सुबह उठे, अंधेरे अंधेरे उठे और बिना पेट साफ के चल दिए सैर करने के लिए, और बातें करते हुए सैर करने जाते हैं। जब हम बातें करते सैर करने जाते हैं तो आधे फेफड़े में सांस जाता है, और जो खून साफ होने आया बिना खून साफ हुए वापस हार्ट में पहुंच जाता है, तो गंदा खून वापस सप्लाई होता रहता है। नहीं ऐसा? और एक बार हम सांस लेते हैं उससे 5 बार खून की वही खून की सप्लाई होती है। 14 बार सांस लेते हैं, 70 बार हार्ट चलता है, तो 5 बार हुआ नहीं हुआ एक सांस का कनेक्शन। तो 5 बार गंदा खून सप्लाई करते हैं। एक चिंता का सांस लेते हो, गुस्से का सांस लेते हो, आधे फेफड़े में सांस जाता है। क्या प्यार की बातें करते हो चलते हुए? कौन सी बातें करते हो चलते फिरते? उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने कौन से थॉट्स आते हैं मन में? प्यार के थॉट्स आते हैं क्या? शांति खुशी के थॉट्स लाते हो क्या? कौन से थॉट्स लाते हो?
है ना, चिंता के, गुस्से के, उदासी, है ना, यही तो थॉट्स आते हैं ना, नहीं आते। और ये फिर रॉन्ग, ऐसे आदमी को नींद आएगी क्या? वो 10 बजे सोने नहीं जाता है, 12-1 बजे सोने जाता है ना। फिर वो ऐसा आदमी टेंशन में दिखाई देता है। फिर लोग ऑफर क्या करते हैं, चाय पी लो जी, कॉफ़ी पी लो जी, बीड़ी पी लो जी, सिगरेट पी लो जी, शराब पी लो जी, ना, घूट अंदर गम बाहर। नहीं, टेंशन वाले लोग को ऑफर करेंगे ना लोग, मुस्कुराते लोग को कोई कहेंगे भाई साहब बीड़ी पी लो, आप सिगरेट पी लो? कोई नहीं कहेगा ना। ऐसे लोग बीमार होते हैं। बी माना फियर, मारी मीन्स कॉन्स्टेंसी ऑफ। इसके बजाय इनर सेल्फ कॉन्शियस आप हो जाओ तो क्या होगा, स्टेबल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, आत्मा के 7 गुण आपके मैनिफेस्ट हो जाते हैं, और वो शांति, प्यार, खुशी आपके जीवन में आ जाती है। और इसके कॉम्बिनेशन से वैल्यूज बन जाती है, सत्यता, निर्भयता, एकाग्रता, नम्रता, सरलता, धैर्यता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता। और ये स्ट्रेस फ्री आदमी है, ये जीने के लिए खाता नहीं है, ये जीने के लिए खाता है, वो खाने के लिए जीता था। ये इसका खुशी पहले से है, इसलिए हेल्दी फूड खा सकता है। ऐसा आदमी डेली सैर करता है। ऐसा आदमी समय पर सोते ही नींद आ जाती है एकदम, क्योंकि पहले ही डेल्टा रिदम में रहता है, थीटा रिदम में रहता है। डेल्टा रिदम में अपने आप 1 सेकंड में पहुंच जाता है। ये आदमी हमेशा कैसे रहता है, बीटा प्लस, सुपर बीटा में रहता है, गामा रिदम में रहता है, 40 पे रहता है। नींद आने में 3 घंटे लगते हैं, डेल्टा में पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। 10 बजे सोने जाएगा, 1 बजे नींद आ जाएगी। क्या हुआ? और ऐसा आदमी को मुस्कुराते व्यक्ति कोई नहीं कहता कि बीड़ी सिगरेट ना कर सकता है ना। और ऐसा आदमी हेल्दी हैप्पी रहता है। तो स्ट्रेस का यही फार्मूला है, स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। आत्मिक शक्ति बढ़ा लो तो क्या होगा, आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगी, स्ट्रेस फ्री। आप क्या बन जाएंगे, बेगमपुर के बादशाह। क्या बन जाएंगे आप सब? बेगमपुर के बादशाह। बेगमपुर देखा है आपने? नहीं देखा है? बेगम, जहां कोई गम ना हो, है ना, ठीक है। तो आपका घर क्या बन जाएगा, बेगमपुर बन जाएगा। तो मेडिटेशन क्या है, छोड़ देता हूं इसको। तो मेडिटेशन क्या है, रियलाइजिंग द ट्रूथ, एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, बीइंग द ट्रूथ, अल्टीमेटली बिकमिंग द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ। आप सांस सुबह शाम लेते हो, आधा घंटा सुबह शाम लेते हो, सारा दिन लेते हो? कैसे करते हो? कई लोग कहते हैं हम 20 मिनट सुबह मेडिटेशन करते हैं, 20 मिनट शाम को करते हैं। काफी है क्या? मेडिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे सांस लेना इज अ वे ऑफ लाइफ, ब्रीदिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, इसी तरह से मेडिटेशन माना मैं आत्मा हूं, बीइंग हूं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इसको अनुभव करते रहो। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, चलते फिरते अनुभव करो, एक एक संबंध को चलते फिरते अनुभव करो, हर काम में अनुभव करो। और ये ड्रामा जो मेरे साथ चल रहा है ना, जो घर में चल रहा है, बाहर चल रहा है, ये ड्रामा है। ड्रामा माना कोई व्यक्ति मेरे रोज इंसल्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने उसकी इंसल्ट पिछले जन्म में की हुई है, अभी ब्याज के साथ कर रहा है। अगर 100 साल पहले किसी से आपने 10 रुपये उधार लिया था, 100 साल के बाद कितना ब्याज हो गया उसका, पता है आपको? कितना हो गया? मैंने हिसाब लगाया था, पर 3 दिन पहले लगाया था बोर्ड पे दिल वालों के सामने। 4,18,35,040 रुपया होता है। सुना? तो 10 वो जो बच्चे हैं ना, आपके बच्चे हैं, बीबी है, पति है, या सास ससुर है, या माँ बाप हैं, भाई बहन है, बिजनेस पार्टनर है, या आपके साथी हैं, बाई है, या जो भी ऊपर नीचे काम करने वाले हैं, वो कौन है? उनसे पैसे आपने उधार लिए, 10 रुपया उधार लिया था। 2 गाली दी थी पिछले जन्म में, 2 बार इंसल्ट की थी। इस बार इस जन्म में कितनी इंसल्ट होगी बोलो आपकी? कितनी बार इंसल्ट होगी? और चुपचाप सह लो, नहीं तो पेनल्टी के साथ डबल हो जाएगा। ठीक है? समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इसे कहते हैं ड्रामा। और सुख दिया था, सुख भी ब्याज के साथ मिलता है। ऐसा नहीं कि सुख दिया था वो भी ब्याज के साथ मिलता है, दुख भी ब्याज से, इंसल्ट भी ब्याज के साथ मिलती है। इसलिए कहा जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। और जो होने वाला है, क्योंकि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं अभी, तो सब बहुत अच्छा होने वाला है। अभी तक जो बुरे कर्म किए थे ना हमने, वो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है? तो ये जितना इसको रियलाइज करते जाओगे, अपनी मन में पवित्रता आएगी, शांति आएगी, प्रेम आएगी, खुशी आएगी। तो ये APCD राजयोग मेडिटेशन क्या है? रियलाइज द ट्रूथ। ट्रूथ इज APCD, आत्मा, परमात्मा, संबंध और ड्रामा। तो ये कंसेप्ट है हेल्दी, हील प्लस दाई। मैं समझता हूँ 5 मिनट में पूरा कर देता हूँ। हेल्दी, हील प्लस दाई, हील दाई सेल्फ, यू आर हील योर सेल्फ। मैं बहुत एक्चुअली बुलेट ट्रेन की माफिक जा रहा हूँ अभी ना,
टाइम कम है ना। तो मतलब एक ही इंसान है जो आपको ठीक कर सकता है, वो कौन है? सिर्फ आप हैं। डॉक्टर गाइड कर सकता है, रिश्तेदार मदद कर सकते हैं, भगवान भी आपको हील नहीं कर सकता। आप एक कदम चलते हो भगवान की श्रीमत पे तो आपको 1000 कदम आपकी मदद करता है। और हेल्दी माना स्वस्थ, स्व मीन्स इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं, स्था मीन्स कॉन्शियस, तो हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कवि कह रहा है कि क्या कह रहा है कवि कि ये सितारा चमक रहा है, सब कुछ चल रहा है, आई वंडर हाउ व्हाट यू आर। अभी हम क्या गाते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नाउ आई नो हु आई एम। अप अबाउट द वर्ड सो एक और स्टार है, लाइक ए डायमंड, कहां पर? इन द स्काई और अबाउट द स्काई? अबाउट द स्काई। तो ये कविता में ही आत्मा परमात्मा समाया हुआ है, ठीक है। ये कविता गा के भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, है ना, अंदर अंदर गा लो, मेडिटेशन हो जाएगा। और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, है ना, परमात्मा हमें ज्ञान दे रहा है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग, अपने बारे में, आत्मा के बारे में, मन के बारे में, बॉडी के बारे में, और हमारी घड़ी, अंदर वाली घड़ी, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, हाइपोथैलेमस में, उसके बारे में। तीनों की हार्मनी कर दो तो ठीक हो जाएंगे। आत्मा की छोड़ देता हूँ, माइंड इंटेलेक्ट ये छोड़ देता हूँ। ये जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं ना, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, माइंड, टीम। पॉजिटिव टीम मीन्स फरिश्ता, एंजल, है ना। बुद्धि में ज्ञान हो, ये वाला ज्ञान ABCD, और माइंड में भी ये ले आओ, अपनी स्मृति वृत्ति भावना संकल्प में ले आओ, तो मन क्या बन जाएगा? फरिश्ता बन जाएगा, औरा बन जाएगा। और संस्कार, आदत बदल दो तो देवता बन जाओगे, ठीक है। ये 7 एनर्जी है। फार्मूला क्या है? KP² लो हाई ब्लड प्रेशर, नॉलेज। जितना इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करोगे, आपके अंदर क्या आएगा? मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी। जितनी पवित्रता आएगी उतना क्या होता है? शांति आती जाएगी। पास्ट का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म। जितना शांति में रहोगे, सबको स्वीकार कर पाओगे, सबको स्वीकार कर पाएंगे, उसे प्यार कहते हैं। अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर। और उतना फिर आनंद, हैप्पीनेस, इच्छाएं कम हो जाएंगी तो आप ब्लिस, हैप्पीनेस फील करोगे, और ब्लिस, फिर आनंद की अनुभूति करेंगे। और आनंद के बाद शक्तियां आएंगी। कौन सी शक्ति? राइट और रॉन्ग को परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा, पहाड़ को राई बनाने की शक्ति, समेटने की शक्ति। और उससे आपके अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, 8 शक्तियाँ होती हैं। और इससे आपकी आत्मा जी के पास 7 एनर्जी हैं, तो आत्मा क्या करती है? मन के माध्यम, मन के थ्रू, माइंड, टीम के थ्रू बॉडी को एनर्जी देती है। और बॉडी के हर अंग को एनर्जी चाहिए, 7 एनर्जी चाहिए। एक अंग स्पेशल है, जैसे हार्ट के लिए लव, लंग्स के लिए शांति, इम्यून सिस्टम के लिए प्योरिटी, ब्रेन के लिए ज्ञान, है ना। तो ऐसे सिस्टम, ये सोल माइंड बॉडी मेडिसिन का कॉन्सेप्ट यही है कि अपने 4 से 5 अपने आप को मेडिटेशन करो, एनर्जी से भर लो, फिर 5 बजे के बाद 8 बजे तक चुप रहो। हम मुरली सुनते हैं रोज, ताकि हमारी टीम पॉजिटिव रहे, क्योंकि उठते ही हमारे थॉट्स चलने लगते हैं, इमोशंस चलने, एटीट्यूड, जो भी हमें सारा दिन काम करना है उसके बारे में हमारे थॉट्स चलते हैं, तो उससे कॉर्टिसोल निकलता है। अगर हम अखबार पढ़ते, टीवी देखते, मोबाइल पे व्हाट्सएप देखते, फेसबुक देखते, क्या होता है? तो नेगेटिव होता है अधिकतर, तो उससे हमारी बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल निकल जाता है। कॉर्टिसोल अधिक निकल गया तो क्या होगा? आप सारा दिन जल्दी चिंता गुस्सा में रहेंगे, इरिटेट होते रहेंगे। तो 8 बजे तक अगर आप टीम को पॉजिटिव रखेंगे आप, तो क्या होगा? आपका कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलेगा, और फिर आपकी क्या होगा? आपकी जो है ना, वो अपनी सारा दिन बैलेंस, तो सारा दिन शांति, प्यार, खुशी बन रहेगी। और फिर बॉडी से एनर्जी बाहर आ जाए, जो शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी आपके आसपास आभा मंडल बना दे, उसके लिए शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, शुद्ध सात्विक सैर करो, और प्रॉपर दवाई खाओ, और प्रॉपर नींद करो। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। तो तीनों एनर्जी की हार्मनी को ही करें तो आप हेल्दी बन जाएंगे। ये ऐसे प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ। ये देखिए प्रोग्राम जो होता है ना, हम लोग बिना टांग वाले भी चल पाते हैं, है ना। मेडिटेशन करते हैं, ग्रुप सपोर्ट सेशंस करते हैं, पिकनिक करते हैं, डांस करते हैं, है ना। और फिर ये अभी हम क्या कर रहे हैं, अब प्राइमरी स्कूल और कॉलेजों में हमारे दिलवाले, 9000 से अधिक ज़्यादा दिलवाले सारे भारत में, विदेशों में भी जा कर के सेवा करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और अभी हम 9000 से ज़्यादा दिलवाले हम प्रोग्राम कर चुके हैं। 150वां प्रोग्राम अभी चल रहा है, और हम इसमें हमारे 1500 से ज़्यादा रिपीट एंजियोग्राम हुए हैं, और डिफरेंट देशों में, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका नेटवर्क 140 देशों में है।
तो हर देश में प्रोग्राम फैल रहा है। मेन टेक होम मैसेज क्या है? स्पिरिचुअल केयर। आप जहाँ भी कुछ भी करो, अपने आप को नेचुरल बन के रहो, मैं आत्मा हूँ, कोई भी काम करो, और इसके लिए 4 से 5 मेडिटेशन जरूर करो, आधा घंटा आनंद का अनुभव करो। और मेंटल केयर, टीम पॉजिटिव रखो अपनी, 8 बजे तक टीवी, अखबार, मोबाइल 8 बजे के बाद यूज़ करो। और इसके लिए मुरली सुनने सेंटर पे जाओ। हम टीम मुरली जो है 100% पॉजिटिव टीम है, हमने आज तक कभी मिस नहीं की है 34 साल में, है ना। और फिजिकल केयर, बॉडी के लिए फिजिकल केयर, ईट नेचुरल, शुद्ध सात्विक भोजन, समय पर खाओ, चबा चबा के खाओ, परमात्मा की याद में खाओ, बोलो नहीं, खाना खाते समय बोलो नहीं, बोलते तो हवा भी खा लेते हो साथ में, फिर खाना पचता नहीं है। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, और सुबह सुबह सूर्य उदय के बाद पेट साफ करने के बाद वॉकिंग करो, और शाम को सोने के पहले क्या करो, शाम को अंधेरा होने से पहले फिर आधा घंटा टहल लो, और 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, और प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन खाओ। और अगर आपको एंजियोप्लास्टी बाईपास करें वो भी करा लो, कि तो अल्टीमेटली फिर आपको ब्लॉक वापस होने वाले हैं, इसलिए पहले से लाइफस्टाइल चेंज कर लो। ओम शांति। एक मिनट सुनो, ये जो मेघराज भाई है इसको 20-19 साल हो गए, तीनों आर्टरी ब्लॉक थी, इसके खुल गए ना। एक मिनट बाद में बता देना। ज्ञान सिंह भाई अपना ज्ञान सिंह भाई सुना दे, ठीक है। ये मेघराज भाई बॉम्बे से हैं, टीचर हैं, 71 ईयर के हैं अभी ना, सारी जगह एक्टिविटी करते हैं, ये आ जाओ भाई। और ये जो है पीछे बैठे ना भाई, हमारे राम कुमार दुहन रोहतक के हैं, इनकी 4 बार एंजियोप्लास्टी हुई है 1 साल में, उसके बाद ठीक नहीं हुए। अब लगभग 10 साल से इस प्रोग्राम में रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और अभी बिल्कुल ठीक है ना। अभी ज्ञान सिंह भाई हमारे इस ग्रुप के हीरो है ना, दिल वालों के हीरो हैं, वो अपना अनुभव सुनाते हैं। इनकी बात ध्यान से सुनना, कैसे परिवर्तन इनके अंदर। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, शरीर का नाम ज्ञान सिंह, डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से मैं आया, और गांव का रहने वाला हूँ। काम हमारा खेती बाड़ी का। तो जैसे गांव का जीवन था, बचपन से ही बुराइयां शुरू होगी, और 5वीं 6ठी क्लास में बीड़ी पीना, स्कूल से छिपना, 10वीं क्लास में गए तो घर से बाहर रहना, यानी कि मैं बचपन से थोड़ा शरारती, लोफर, आवारा टाइप से का बच्चा था। और मेरे से 2 बड़े भाई थे, माँ बाप थे, सब कुछ ठीक था, काम खेती बाड़ी का था। तो मैं शॉर्ट में ही सुनाऊंगा। अचानक क्या हुआ कि मेरे उससे जैसे जैसे मैं 10वीं में घर से बाहर रहना, तो मेरे जीवन में बीड़ी, सिगरेट, ताश, जुआ, मीट, मांस, लड़ना झगड़ना, पुलिस, थाना, कोर्ट, जेल, सब मेरे को देखा हुआ था। तो फिर अचानक क्या हुआ कि मेरे से 2 बड़े भाई थे, उन्होंने ट्रैक्टर पलटने से शरीर छोड़ दिया, उनकी डेथ होगी। तो जब मेरा तनाव बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से भी दूर नहीं हुआ, तो मैंने अफीम खानी शुरू कर दी। शुरू में शौक से खाई, फिर आदत हुई, फिर मजबूरी हुई। तो 2003 के अंदर मेरे को अटैक हुआ। मेरे को पता नहीं था अटैक क्या था, मैं घर पे ही था। तो छाती में दर्द हुआ, उल्टी जैसा आया, पसीना आया, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो हमारे को पता नहीं था भाई ये अटैक है। तो घर शराब पड़ी थी, मैंने पौवा सारा पी लिया, दर्द कम नहीं हुआ। पौवा सारा फिर पी लिया, पौन बोतल पी गया, मेरी दर्द कम नहीं हुआ। बस जैसे तैसे मेरी रात कट गई। फिर 4-5 दिन के बाद मैं करनाल में गया हुआ था, तो वहाँ भी मेरे को दोबारा से अटैक हुआ, उल्टी आई, पसीना आया। तो एक हमारे साथी था, उसने कहा भाई इसको तो हार्ट अटैक है। तो मेरे को एक हार्ट के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उन्होंने मेरे को ECG वगैरह देखी, तो उन्होंने कहा कि इसको तो बहुत ज़्यादा तगड़ा अटैक है और इसको तो दिल्ली भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को एक बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली भेज दिया। वहाँ एंजियोग्राफी कराई तो 5 ब्लॉकेज निकले, एक 99%, 85, 2 50 और 1 55। तो उन्होंने मेरी 2003 में 27 जुलाई को एंजियोप्लास्टी कर दी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने सब 99% में एंजियोप्लास्टी की, बाकी 4 ब्लॉक रहे अंदर। उन्होंने कहा कि भाई आपने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उससे पहले मैं छोड़ना चाहता था, जीना भी चाहता था, और क्योंकि घर में कोई रहा नहीं था, सब रिश्तेदार कह रहे थे भाई अब तो आप बदल जाओ, लेकिन मैं छोड़ना चाहता था, छूट नहीं पा रहे थे। तो एक ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा भाई था, वो हमारे पड़ोस में ही था। उन्होंने कहा कि इसके 2 भाई तो पहले चले गए, अब इसको भी अटैक हो गया, इसका भी नंबर आने वाला है। तो उसने कोई टोंट वैसे नहीं कहा था, उन्हें शुभ भावना से कहा था, तो घर का परिवार का क्या होगा। तो उस भाई ने कहा कि
माउंट आबू में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं जो कैड का प्रोग्राम चलाते हैं, 3D हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाते हैं कि भाई वहाँ आप जाएंगे तो बिना चीर फाड़ के, बिना ऑपरेशन के मेडिसिन और मेडिटेशन से हार्ट का इलाज होता है। एंजियोप्लास्टी तो मैंने करा के देख लिया था, उससे मैं ठीक नहीं हुआ था। जब मैं खेत में जाता था तो मैं बाइक से या ट्रैक्टर से जाता था, मेरे को सांस बहुत ज़्यादा फूलता था। तो इस तरह से जब मैं यहाँ प्रोग्राम में आया कैड में, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये तो कोई खास ज़्यादा बीमारी नहीं है, और आप है ना जब भी प्रोग्राम होगा तो आपको यहाँ बुलाएंगे आपकी वाइफ के साथ। तो मैं 16 अगस्त से 24 अगस्त 2004 को आया था इसमें प्रोग्राम में। तो पहले दिन सैर कराते हैं तो मेरे से एक चक्कर भी नहीं लग पा रहा था, और 7वें दिन मैंने प्रोग्राम अटेंड किया तो 1 मिनट में 45 मिनट और 1 मिनट में 120 स्टेप के हिसाब से मैंने सैर की, बीच में बिल्कुल नहीं रुका। और डॉक्टर साहब ने जब समझाया, सबसे पहले तुम्हारे की यही बात बढ़िया लगी कि भाई आप आत्मा है, शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति हैं, कि आत्मा के मुख्य 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ। और हमारे शरीर के 8 अंग हैं, ब्रेन, हमारी इम्यून सिस्टम, लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्मोन सिस्टम, जॉइंट्स, मसल और हड्डियाँ। तो आपस में क्या संबंध है? तो ज्ञान का संबंध डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे ब्रेन से है, पवित्रता का संबंध हमारी कर्मेंद्रियों से है, इम्यून सिस्टम से है, शांति का संबंध हमारे फेफड़ों से है, प्यार का संबंध हमारे हार्ट से है, और डाइजेस्टिव खुशी का संबंध हमारे लीवर से है, और सुख का संबंध हमारे पेट से है, और हार्मोन का संबंध हमारे हार्मोन सिस्टम से है, आनंद का संबंध हमारे हार्मोन सिस्टम से है, और शक्तियों का संबंध हमारे मसल, ज्वाइंट्स और हड्डियों से है। तो जैसे डॉक्टर साहब मैं तीसरी लाइन में बैठा था तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे और आनंद की स्थिति का अनुभव करेंगे तो अंदर से एंडोर्फिन निकलेगी। तब मैंने एकदम ये क्लिक हुआ, मेरे को विचार आया, जब अंदर से असली अफीम निकल रही है तो बाहर से खाने की क्या जरूरत है। तो मैंने उसी समय संकल्प किया कि आज के बाद मैं अफीम नहीं खाऊंगा, और उस दिन के बाद मैंने ताश, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, मीट, मांस ये सब कुछ छोड़ दिया। और सबसे बड़ी प्रेरणा हमारी लगी थी जब हम 16 अगस्त 2004 को आए थे, तो कैड का इनॉग्रेशन था, स्वागत सत्र था, तो उसमें हमारे ये डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी भी आए थे। तो उन्होंने बताया कि गुप्ता जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ वीरवार के दिन मालपूड़े का, जलेबी का, हलवे का भोग लगता है, हम एक ही साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो हम डॉक्टर गुप्ता जी को बोलते हैं कि आप है ना थोड़ा सा भोग ले लो, ये तो बाबा का लगाया हुआ भोग है। तो डॉक्टर साहब ने, गुप्ता जी ने ये कहा यदि मैं खाऊंगा तो मेरे पेशेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो हमारी युगल भी, वाइफ भी साथ में आए हुए थे। उन्होंने इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात ये लगी थी, उन्होंने कहा देखो आज है ना पूरी दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए परहेज नहीं करता, कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए परहेज नहीं रखता, यहाँ डॉक्टर मरीज के लिए परहेज रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने जब ये हम 7 दिन का करके गए तो खेत में काम था हमारे, 3 महीने हो गए थे मेरे को फॉलो करते हुए। तो मेरे को उमंग आया, शरीर में भी जान आ गई और मैं मतलब मन में भी पूरी पावर आई। तो उन मजदूर खेत में लगे हुए थे और मेरे बेटे भी थे, उनसे पहले मैं काम पे लग गया था, उनसे ज़्यादा काम किया और उनसे देर तक काम किया। और मैंने ये महसूस किया कि मेरा हार्ट ऐसा है जैसे 15-16 साल के लड़के का है। कस्सी से काम किया मैंने पूरे 6 घंटे से भी ज़्यादा, मजदूरों से ज़्यादा 3 महीने में। जबकि मैं जिस दिन आया था अगस्त में तो मैं एक चक्कर भी पार्क में नहीं लगा पाया था। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, जब मेरे को 3 महीने फॉलो करते हुए मेरी सारी बुराई छूट गई, सारी बीमारी छूट गई और सारे व्यसन छूट गए, तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया। तो हमारे गांव में एक मास्टर जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी संस्था तो है ना अमीरों की संस्था है, इसमें विदेश से पैसा आता है, धर्म परिवर्तन करते हैं, इसमें कहाँ जाने लग गए, कहाँ फंस गए। तो मैंने भी शुरू में सोचा भाई ये तो बहुत अमीरों की संस्था है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लोग बहुत रॉयल्टी से रहते हैं। जब मेरे को 4-5 महीने हो गए थे, 6 महीने, तो मेरी सारी दवाइयों का खर्चा, सारे ताश, बीड़ी, जुए, मीट मांस का खर्चा बचा। तो मैंने उस मास्टर जी को जाके कहा, एक दिन मिल गए थे, तो कि ब्रह्मा कुमारी अमीरों की संस्था नहीं है, इसमें जो जाएगा वो अमीर बन जाएगा, वैल्यू से भी और पैसों से भी। और इस तरह से अब
अच्छा, जब मैं 2003 के आसपास अटैक हुआ मेरे को, तो उस टाइम मेरे को लगभग 15,000 रुपये महीना खर्चा था, ताश का, बीड़ी का, अफीम का, शराब का, सब मिला के। तो एकदम से मैंने छोड़ दिया। तो फिर जब डॉक्टर साहब ने कहा भाई आप सेवा के लिए आ जाओ, तो मैं 1-2 बार आया। तुम्हारे घर वाले कहने लगे भाई बार बार अब तो आप ठीक हो गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने उनको कहा यदि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैड प्रोग्राम में नहीं जाता तो मैं बीमार रहता और हर साल मेरे को दिल्ली डॉक्टर के पास अस्पताल में जाना पड़ता। तब भी तो आप मेरे साथ भी जाते, पैसे भी लगाते, टाइम भी देते। तो मैं यहाँ से ठीक हुआ हूँ तो मैं जाऊँगा। तो हमारे घर वालों ने बिल्कुल खुशी से छुट्टी दे दी कि आप जब भी बुलावा आए तो चले जाओ। ओम शांति।